अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू गाइस जिन्होंने ज्वाइन किया सेशंस एंड जो जो लिसन कर रहा है मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। सबसे पहले कामरान भाई का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया है और हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आए हैं ताकि वो ऑडियंस को अपने इंसाइट शेयर कर सकें, अपनी जर्नी के बारे में बता सकें, ताकि फ्रीलांसर्स उनकी जर्नी से इंस्पायर होके कुछ इंसाइट्स गेट करके अपना जो फ्रीलांस करियर है उसे स्टार्ट कर सकें या अपना जो ऑलरेडी करियर है उसे इम्प्रूव कर सकें। कामरान भाई, सबसे पहले आप भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। जजाकल्लाह खैर। कामरान भाई, हम ना सबसे पहले आप भाई की ना आपके मेन स्किल सेट से स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअली में आपकी कौन कौन से बेसिक स्किल्स हैं, एंड देन आपकी मतलब आप अभी करंटली क्या काम करते हैं, एजेंसी एज एजेंसी ओनर्स या समथिंग लाइक दैट। अपने इनसाइट्स, अपनी जर्नी के बारे में शेयर कीजिएगा। थैंक यू कामरान भाई, ओवर टू यू। जजाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच अहमद फॉर द इनविटेशन एंड ऑडियंस का भी, जो लोग आए जिन्होंने हमें ज्वाइन किया और जो हमें बाद में भी ज्वाइन करेंगे। मैं करंटली एज एन ई कॉमर्स एसईओ स्पेशलिस्ट वर्किंग कर रहा हूँ। सो इट्स अ ट्रांजिशन रोल राइट नो। मैं अगर ऑनेस्टली आपसे बात करूँ, मैं कोई बहुत बड़ी एजेंसी राइट नो रन नहीं कर रहा। इट्स अ ट्रांजिशन बिटवीन फ्रॉम अ फ्रीलांसर स्टेज टू ओनिंग योर ओन बिजनेसेस। सो इन अ लॉन्गर रन मैं अपने बिजनेसेस की तरफ जा रहा हूँ। ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर काम भी कर रहे हैं। बिसाइड दैट मैं एसईओ ई कॉमर्स एसईओ कंसल्टेंट के रोल के साथ दो डिफरेंट ब्रांड्स को कंसल्ट कर रहा हूँ, जिसमें हमने हाउ टू सोर्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान, बेसिक बिल्कुल स्क्रैच से कैसे आपने स्टार्ट करना है, उस मॉडल को यूज करते हुए हम लोग ई कॉमर्स ब्रांड्स के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। जी कामरान भाई। अच्छा कामरान भाई, अब हम लोग आज जानना चाहते हैं आपकी फ्रीलांस जर्नी के अंदर के या फिर आपकी जो एसईओ की जर्नी है कि आप किस तरह स्टेप इन हुए। बेसिकली आपका बैकएंड टेक्निकल है या सम काइंड ऑफ डेवलपमेंट से रिलेटेड है, या आप किस तरह स्टेप इन हुए और किस तरह आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। कामरान भाई। मेरी जो टेक्निकली डिग्री है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, ठीक है। 2013 से 17 में फ्रॉम यूआईटी टेक्सला। और आफ्टर दैट ड्यूरिंग द डिग्री ही मैंने अपनी जो फर्स्ट एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट बना ली थी। दैट वाज, आप उसको एक प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट के तौर पे कह सकते हैं, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह हार्डवेयर एंड प्रोग्रामिंग स्किल्स दोनों स्ट्रांग थी। लेकिन मुझे जो शौक था वो बिजनेस या सेल्स इस साइड पे आने का था। तो हमने एक प्रोडक्ट बनाई ड्यूरिंग आवर यूनिवर्सिटी टाइम्स, और उस प्रोडक्ट को उस पर वर्किंग की, उसको मेच्योर किया। दैट वाज अ स्कूल बेल सिस्टम, जो स्कूल्स की बेल को आप कह लें ऑटोमेटिक करता था। और उस बेल को मैंने मल्टीपल स्कूल्स में इंस्टॉल किया और उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए। एंड देन ऑन अ लॉन्गर स्केल हमने तकरीबन उसकी 200-250 इंस्टॉलेशंस की ऑल अक्रॉस दी पाकिस्तान। और उसमें जो मुझे सबसे बड़ा ऑर्डर आया था वो था 50 बेल्स का एक साथ ऑर्डर आया था, जो ये सेम साइट से किसी स्कूल ने मुझसे वो परचेज किया था। उनकी बहुत सारी ब्रांचेस थी। और वो ऑर्डर मुझे आया था फ्रॉम फ्रॉम यूट्यूब वीडियो। मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियोस अपलोड की हुई थी कि बेल सिस्टम क्या है, कैसे इसको यूज करते। तब मैं मुझे ई कॉमर्स का नहीं पता था, बैक इन 2018। 2017 का एंड है, 2018 का स्टार्ट है। और इस टाइम पे मैंने फिर थोड़ा सा लर्न किया कि यार ये तो विद इन पाकिस्तान है, व्हाट अबाउट जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हम बाहर भेज सकते हैं। क्योंकि ड्यूरिंग द डिग्री मेरे एक दोस्त हैं, वो सरगोदा से हैं। उन्होंने सरगोदा के साथ सिलावारी है, सिलावारी में वुडन प्रोडक्ट्स का बड़ा अच्छा काम है। तो मुझे वो प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी लगी। फ्रॉम चाइल्डहुड मुझे आर्ट्स काफ़ी अच्छा लगता था, तो वो आर्टिस्टिक वर्क था, तो मैं उससे बड़ा अट्रैक्ट हुआ। मैंने वो प्रोडक्ट्स देखी, मैं कि यार व्हाई नॉट के लेट्स चेक दिस, कि ये एटसी पे, इतना मुझे पता था कि मार्केट प्लेसेस होती हैं एटसी पे, हैंडमेड प्रोडक्ट्स सेल होती हैं। तो मैंने थोड़ा चेक किया, तो काफ़ी ह्यूज मार्जिन थे। मैंने थोड़ा सा उसको तब एक्सप्लोर करना शुरू किया। लेटर ऑन मैंने उस्मान चुगताई साहब को ज्वाइन किया 2018 के मिड में, आप कह लें तकरीबन 2 साल 2.5 साल उनके साथ मैंने काम किया। हमने मल्टीपल ई कॉमर्स प्रोजेक्ट्स पे काम किया। और वहाँ पे मेरा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो एक रेप्लिका स्वॉर्ड्स का था, जिसमें हमने, क्योंकि स्वॉर्ड्स जो तलवारें होती हैं उस पे एड्स उस टाइम पे रन नहीं होते थे, अभी भी रन करना काफ़ी टेक्निकल और मुश्किल काम है। तो एसईओ या ऑर्गेनिक चैनल्स के थ्रू ही आप सेल कर सकते थे। सो दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। और उस प्रोजेक्ट को अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 6 to 8 months वो प्रोजेक्ट हमारा
$5,000 मंथली सेल्स क्रॉस कर चुका था। और यस, दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड विद द ई कॉमर्स। तो कामरान भाई, लाइक जिस तरह मोस्टली लोग करते हैं कि हम लोग, जैसे मैंने अपना 2021 में कामरान भाई अमेजोन से स्टार्ट किया, ईबे से, एंड देन फिर मैं एसईओ में मूव ऑन हो गया। लाइक मैंने किसी भी इंस्टीट्यूशन से, मतलब डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से अपनी एसईओ की जर्नी का स्टार्ट किया। लाइक क्यूब टेक है, ई कॉमर्स वाला है, एक्सट्रीम ई कॉमर्स है, ठीक है। सो जब आप भाई ने स्टार्ट की अपनी एसईओ, तो आपके इनिशियल लर्निंग फेजेस कौन से थे? आप कहाँ कहाँ से इंसाइट्स गेट करते थे और किस तरह अपने नॉलेज को मतलब ग्रो करते थे? जी कामरान भाई। यार मैं वाकैंड से था और मैं लाहौर गया हुआ था। आप मुझे हॉस्टलाइट समझ सकते हैं, तो मेरे पास काम करने के अलावा 24 आवर्स कुछ भी नहीं था। सो मैं जो मेरा मेन जो मेरा ऑफिस का काम होता था, उस्मान साहब को ज्वाइन मैंने एज अ वीडियो एडिटर किया था। गोल तो ई कॉमर्स का था, लेकिन जो उस टाइम पे करंटली चीज जिस पे वो वर्किंग कर रहे थे वो उनका ई कॉमर्स का एक कोर्स था जो यूडीमी पे राइट नाउ पड़ा हुआ है। और अगर आप बात करें जर्नी की, तो मेरे ख्याल से कोर्सेज मैंने एज सच कुछ इस ड्यूरेशन में मैंने किए नहीं है कि जैसे आपने डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स का नाम लिया। लेकिन मैंने प्रैक्टिकली साथ साथ उसको करके सीखा है। सो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि मेरे लिए ऑफिस का टाइम टाइम नहीं होता था। मैं क्योंकि ऑफिस था और कुछ 5-10 मिनट की ड्राइव पे ही मेरा फ्लैट अवेलेबल था। तो मैं ज़्यादातर काम करने में ही अपना टाइम गुजारता था। तो जो मैंने इनिशियल 2-2.5 साल गुजारे वो टोटली मैंने काम करने में गुजारे, सर नीचे काम ऊपर, इस फिलॉसफी पे गुजारे। सो जो इनिशियल स्टेजेस थी कि एक होता है आपने आपने सिंपली चीज़ लर्न की और उसको इम्प्लीमेंट किया और उसके रिजल्ट्स देखे। और ओके फाइन, या आपको किसी ने कहा, आपके सीनियर ने कहा कि यार ये टास्क कैसे करना है, आपने वो कर दिया। अब उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे, जाने बलानू सानू की, ठीक है ਅਸੀਂ अपना काम कर लिया। ये एक एटीट्यूड था। और एक एटीट्यूड ये होता है कि आप चीज़ों को क्रॉस चेक करते हैं, डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि फाइन फॉर एग्जांपल मैंने आज किसी का ज्वाइन किया है, उन्होंने मुझसे प्रोफाइल बैकलिंक्स बनाने का कह दिया है। महीना एक मैं बैठ के प्रोफाइल बैकलिंक्स बना रहा हूँ। यार ये प्रोफाइल बैकलिंक्स इस्तेमाल कैसे होते हैं, किस जगह पे होते हैं, क्वेश्चन करना, सीनियर्स को क्वेश्चन करना, अपने साथ लोगों को सोशल मीडिया पे अपना नेटवर्क, उस पर्टिकुलर निश, उस पर्टिकुलर स्किल के अंदर अपना नेटवर्क साथ साथ बिल्ड करते जाना। और खसूसन गोरों के साथ कनेक्ट होना, उनके साथ चैट्स इनिशिएट करना, डिस्कशन इनिशिएट करना, यूजफुल, फ्रूटफुल। फॉरगेट अबाउट सेलिंग, बेचना शेचना कुछ नहीं है। आप जाएं उनके साथ बातचीत करें, आई एम रनिंग दिस प्रोजेक्ट, दीज आर माई प्रीवियस स्टैट्स, ठीक है, इतना मैंने 6 मंथ्स में, तीन, जितना भी आपका एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत शेयर करें। अगला बंदा रिस्पॉन्ड करेगा, पॉजिटिवली करेगा। और इस तरीके से जो लर्निंग की जर्नी वो कंटिन्यूस रही। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जर्नी तो जारी है, लर्निंग तो कभी स्टॉप नहीं होगी। जी जी। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट इट स्टार्टेड। और जो फेज इसमें है, क्योंकि मेरा जो रोल है वो डायरेक्टली मैंने एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट नहीं किया हुआ। मैंने उसको, आप इसको एज एन एम्प्लॉय रोल के तौर पे समझ सकते हैं कि इस तरीके से मेरी स्टार्टिंग थी। और लेटर ऑन जब आप स्विच करते हैं अपनी फ्रीलांसिंग साइट पे, तो यस, फिर आपको बहुत सारी चीज़ों का मेक श्योर करना पड़ता है। आपको क्लाइंट हैंडलिंग करनी पड़ रही है, क्लाइंट को सबसे पहले पिच करना है, क्लाइंट क्लोज करना है, फिर उसको उसकी साथ साथ उसको रिपोर्ट्स देते रहना है। ठीक है, और इसके साथ ही फिर आपने अपने अर्निंग के साइकिल को भी देखना है। अर्निंग आपकी कहाँ जा रही है, कितनी आ रही है। और एक लेवल पे अर्निंग अच्छी हो जाती है। कोई भी बंदा आजकल के टाइम पे जब डिजिटल फील्ड में इन होता है, मेरे ख्याल से उसको 1-1.5 साल लगता है, वो लाख आराम से आ जाता है, लाख तक पाकिस्तानी अगर मैं बात करूं। ठीक है, और अगर कुछ स्मार्ट लोग हैं तो वो अच्छा कर लेते हैं। ठीक है, ऑन एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ। सो उस जी पॉइंट पे अपने लाइफस्टाइल को बहुत अप करके, सोशल मीडिया पे उस चीज़ को शो करके, उसके बजाय मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी लर्निंग्स पे स्पेंड करें और कम्युनिटीज का हिस्सा बने। जी। अच्छा कामरान भाई, ड्यूरिंग लर्निंग फेज हमें ये बड़ा मसला होता है कि लाइक अगर मैंने ना स्टार्टिंग पे सम काइंड ऑफ एक नीश रिसर्च के साथ ही मैंने अपनी एसईओ जर्नी का आगाज किया है ना, तो आफ्टर सम टाइम्स मैं क्या करूँगा, आपने ना
साथ के कुलीग्स या फेलोज या सम काइंड ऑफ सोशल के ऊपर आप लोग देखते हो कि लोग अब मल्टीपल इंसाइट शेयर करते हैं, तो उनकी टेक्निकलिटीज और ऐसी चीजें देख के ना बंदे को खुद को बड़ी डिमोटिवेट, बंदा डिमोटिवेट हो जाता है कि यार आया कि ये चीज मुझे नहीं आती है, सम काइंड ऑफ मैं इस चीज में उतना प्रोफिशिएंट नहीं हूँ एज कम्पेयर टू अदर्स। ऑन द अदर हैंड कामरान भाई, ये चीज है कि हम लोग जब एक चीज को लेके जाते हैं एसईओ में, तो आप भाई के केस में आपने जब एसईओ को स्टार्ट किया तो क्या आप टेक्निकल क्वालिटीज और जो बाकी ऑफ पेज है, लिंक बिल्डिंग है, या एक बेसिक एसईओ से स्टार्ट किए, या ई कॉमर्स में डायरेक्ट स्टेप इन हो के वहां से अपनी एसईओ को लेके गए? जी कामरान भाई। मेरा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो ई कॉमर्स प्रोजेक्ट था, लकीली। और अल्हम्दुलिल्लाह, सो मैंने उसको स्टार्ट ही इस तरीके से किया कि उसमें कीवर्ड रिसर्च, ऑन पेज एसईओ और थोड़ा बहुत टेक्निकल। मुझे शुरू में टेक्निकल चीज़ों का कुछ नहीं पता था, इवन के जो रेवेन्यू आपको मैंने बताया, मुझे साल इनिशियली तो पता ही नहीं था टेक्निकल एसईओ सेपरेटली कोई चीज़ होती है या क्या उसका, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं। बैकलिंक्स पे मैंने इनिशियली 2 साल काम नहीं किया। बैकलिंक्स पे ओवरऑल मेरी एसईओ जर्नी पे मैंने काम नहीं किया। लेकिन अब अगर आप मुझसे पूछें तो जो मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं वो स्ट्रेटजी डेवलपमेंट है, टेक्निकल एसईओ है, ऑन पेज एसईओ है, ठीक है। और जो बैकलिंक्स वाला काम है, प्रैक्टिकली मेरा उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, सो इसलिए उस काम के लिए मैं या तो कोलैबोरेट कर लेता हूँ या मैं उसको आउटसोर्स करता हूँ। जी। अच्छा कामरान भाई, एक नेक्स्ट थिंग ये कि ना कामरान भाई, जो क्योंकि एज ई कॉमर्स एक्सपर्ट कामरान भाई हम लोग तो मुख्तलिफ जिस तरह मेरा कामरान बैकएंड पे सेटअप है कि हम लोग ना मार्केट प्लेसेस पे भी काम करते हैं। जिस तरह हमारे पास टिकटॉक शॉप अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, या हमारे पास अमेजोन है, ईबे है, तो वो इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग उस मार्केट प्लेसेस पे सेल करते हैं। ऑन द अदर हैंड हम्म। अगर हम पाकिस्तान में ई कॉमर्स का स्कोप की बात करें, तो कामरान भाई आप लोकल ई कॉमर्स को कितना सपोर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर हम लोग पैसे जाएं तो मैं पाकिस्तान में? मैं नहीं रिकमेंड करता किसी को लोकल ई कॉमर्स। एक तो ये है कि आप कह सकते हैं कि मुझे समझ नहीं आती, इसको पोटेंशियल का आइडिया नहीं, फाइन, ठीक है। लेकिन लोकल ई कॉमर्स में बाइंग बिहेवियर अनमेच्योर है अभी, ठीक है। क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ही बाहर का रहा था। तो वहाँ आप 10 ऑर्डर्स, 15 ऑर्डर्स शिप करके इतना बचा लेते हैं जितना यहाँ पे आप 200-300 डॉलर का, 200-300 ऑर्डर्स की खपत में पड़े रहते हैं। और जो बाइंग बिहेवियर है वो राइट नो हमारा लोकल ई कॉमर्स का काफ़ी ज़्यादा वो होने वाला है, मैच्योर होने वाला है। तो मैं कहता हूँ ठीक है, लोकल मार्केट को 5-10 साल, 5 साल दो, ये ग्रो हो, यहाँ के लोग मैच्योर हों, और यहाँ की जो लोकल ब्रांड्स बिल्ड कर रहे हैं लोग, वो इन्वेस्ट करें इसमें। क्योंकि वो इन्वेस्ट करेंगे उनको नुकसान होगा, ऑडियंस मैच्योर होगी, और साथ साथ एक एवोल्यूशन प्रोसेस है हमारी लोकल इकोसिस्टम का ई कॉमर्स में, थोड़ा टाइम लगेगा। तो राइट नो मैं नहीं रिकमेंड करता। जी। अच्छा कामरान भाई, एक और जो चीज़ है वो ये मैटर करती है कामरान भाई, अगर हम लोग ना मोस्टली लोग क्या करते हैं कि कामरान भाई इसी वे से कि यार पाकिस्तान में अगर हम रहते हुए जो चीज़ें बाहर कैसे सोर्स करें, या इन चीज़ों के मतलब वो कॉम्प्लिकेशन में फंस जाते हैं तो वो अपना स्टेप भी नहीं ले सकते। आपके माइंड मैप में, क्योंकि आपने भाई ने डायरेक्टली ई कॉमर्स में एज उस्मान भाई, सर उस्मान साहब के साथ काम किया है, तो कामरान भाई ये जो प्रोसेस है, आई नो दैट के ये हम लोग नहीं इधर डिस्क्लोज कर सकते या सम काइंड ऑफ एक्सप्लेन कर सकते इतने टाइम पीरियड के अंदर, लेकिन आप भाई के सिनेरियो में कितना एक टफ है, या क्या इसमें हर्डल्स आती हैं, सम काइंड ऑफ एक जस्ट वो फ्लफी बना हुआ है मार्केट के अंदर, या वाकई इतनी टेक्निकलिटीज हैं इस चीज के अंदर? यार, सोर्स करना एक चीज है, जो इशू है ना वो ये क्वेश्चन ये है। मैं आपको दो माइंडसेट्स बताता हूँ। मेरा सियालकोट बहुत आना जाना होता है, वहाँ के लोगों के साथ मेरा बहुत उठना बैठना है, वेंडर्स के साथ। और वजीराबाद, ये दो जगह। सियालकोट में लेदर प्रोडक्ट्स काफ़ी सारी बनती हैं, सर्जिकल का बहुत सारा सामान बनता है, और फैशन की, अपैरल की, स्पोर्ट्स का बहुत सारा वहाँ पे काम होता है। और वजीराबाद के अंदर स्वॉर्ड्स का, नाइफ्स का, एक्स कटलरी का बहुत सारा काम है। ये दो रीजन्स मेरे ख्याल से ऐसे रीजन्स हैं कि हर दूसरा पाकिस्तानी भी उठ के छोटी छोटी निशीज के अंदर अगर ब्रांड बिल्ड करना चाहे, तो मैं कहता हूँ निशीज मुक्ति नहीं है। इशू क्या आता है, अब जो इन रीजन्स के लोग हैं, जो ये एक्सपोर्ट जोन्स हैं दोनों, आपके सियालकोट भी वजीराबाद भी, यहाँ के वेंडर्स का जो इशू है ना वो ये है कि जी पाजी ऐसे ही बना भी लांगे, ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਵੀ ਦਾਂਗੇ, पेमेंट गेटवे ਦਾ भी सानू मसला को नहीं है, विकेगी किंज, उनको सेल नहीं करनी आती, एसईओ कैसे होगी, एड्स कौन चलाएगा, वेबसाइट अच्छी कैसे बनेगी, उनके ये इश्यूज हैं। अगर मैं आऊँ इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, फैसलाबाद,
वो लोग जिनका उठना बैठना उन लोगों के साथ नहीं है जो एक्सपोर्ट की बातें करते हैं या एक्सपोर्ट रीजन्स के हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि एड्स भी हम रन कर लेंगे, हम सेल्स भी निकाल लेंगे, ये प्रोडक्ट बाहर जाती कैसे, जाने के लिए रजिस्ट्रेशन क्या रिक्वायर्ड है, और कितने पैसों में जाएगी, और उनके इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसको अगर हम वन बाय वन सॉर्ट आउट करें, तो आपके पास प्रोडक्ट भेजना बाहर कोई इशू नहीं है। आप अपनी भी पर्सनल भी कैपेसिटी पे डीएचएल और इन वेंडर्स के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब तो स्काईनेट जो है वो ऑलमोस्ट हर दूसरी सिटी के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो उधर से आप बड़े अच्छे तरीके से जो है ना अपनी चीज़ों को वो कर सकते हैं, शिप करवा सकते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के ले जाएं, आपकी सिटी फैसलाबाद के अंदर स्काईनेट के ऑफिस अवेलेबल होंगे, पूछें जाके कि यार ये पार्सल बाहर भेजना है, क्या रिक्वायरमेंट है, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। और अब आ जाते हैं, अब आपका अगर कोई फॉर एग्जांपल दोस्त है जो जीराबाद या सियालकोट से है, उसके रेफरेंस में कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जिसके पास अपना या तो शिपिंग लाइसेंस होगा टीएचएल के थ्रू, या उसके पास सोर्सेज अवेलेबल होंगे, ठीक है। या आप खुद से भी अगर करना चाहते हैं शिप, तो आप उसको खुद से भी शिप कर सकते हैं, आप विजिट कर सकते हैं, डिफरेंट वेंडर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, ये एक इशू था, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। सेकंड चीज है वेंडर्स फाइंड आउट करना, सप्लायर्स फाइंड आउट करना। यस, वो थोड़ा बहुत रिसर्च वाला काम है, और क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और हमें काम करने से बाद का डेथ वाकई हो जाती है हमारी, तो इस मामले के अंदर भी आपको क्वालिटी फाइंड आउट करना थोड़ा सा इनिशियल मुश्किल होता है। वंस आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं, आपकी प्रोडक्ट्स बाहर जाती हैं, आपको कस्टमर फीडबैक्स आती हैं कुछ ना कुछ, तो साथ साथ एक चीज़ इंप्रूवमेंट की तरफ चली जाती है। लेकिन एट द एंड जब आप ढूंढने निकलते हैं चीज को, उसकी सोर्सिंग को, तो आपको सोल्यूशन मिल जाता है, उसका कोई इशू नहीं है। जी। अच्छा कामरान भाई, यहाँ पे एक और चीज़ है कि लाइक हम लोग अगर इंटरनेशनल मार्केट प्लेस के ऊपर सेल करते हैं तो वहाँ पे रिटर्न्स भी चीज़ एक मैटर करते हैं। ठीक है कामरान भाई, अगर हम लोग पाकिस्तान में बीइंग अ पाकिस्तानी अगर यहाँ पे बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं, हम लोग प्रोडक्ट बाहर सेल करते हैं, तो कामरान भाई वहाँ पे जो हमारी रिटर्न्स मैनेजमेंट है समथिंग लाइक दैट, वो किस तरह हैंडलिंग का उसका अगर एक रोड मैप या माइंड मैप आप क्रिएट करके ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें तो। सो रिटर्न्स एक टेक्निकल पार्ट है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक ऐसी प्रोडक्ट जो 200 से $300 की एवरेज प्राइस में सेल हो रही है, ठीक है। तो पहला आपके पास सोल्यूशन है कि क्या आपका कोई दोस्त, फॉर एग्जांपल आप यूएस में काम कर रहे हैं, तो क्या आपका कोई दोस्त यूएस में अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। अगर तो अवेलेबल है तो फिर आपका काम आसान हो सकता है कि आप रिटर्न उस एड्रेस पे मंगवा सकते हो और उसको आगे लेके चल सकते हो, ठीक है। पहला काम है कि आपने अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। आपने कस्टमर की नीड्स के मुताबिक आपकी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल 10 दिन लगती है बनने में, 10 दिन लगती है शिप होने में, तो आप 20 डेज क्लियरली पॉलिसीज में मेंशन करेंगे कि यार मेरी प्रोडक्ट हैंडमेड है, हम ऑन डिमांड बनाते हैं हाईएस्ट क्वालिटी के साथ, ठीक है। और हमें 20 डेज, इट विल टेक 20 डेज टू डिलीवर द प्रोडक्ट। तो आपने कस्टमर को पहले से अपडेट कर दिया। आपने क्वालिटी चेक्स को मेक श्योर किया गया मेरी प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज जा रही है, जो अगर कोई कस्टम प्रोडक्ट है उसकी लेंथ फिट्स के मुताबिक जा रही है। आपने क्वालिटी की तरफ से रिफंड का या रिटर्न का क्वेश्चन ही खत्म कर दिया। होता नहीं है, साथ साथ आते हैं। तो अब हम आ जाते हैं, अब आपको रिटर्न आ चुका है, आपका कोई फ्रेंड अवेलेबल है, यस अवेलेबल है, आप उसके एड्रेस पे उस चीज़ को रिटर्न करवा लेते हैं, लेटर ऑन उस चीज़ को आप ईबे के ऊपर लिस्ट करके सेल कर सकते हैं। दूसरा आपके पास हल है कि आप अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम कर दें। अगर आपको रिटर्न आता है कस्टमर को आप ऑफर करें कि यार ठीक है, ऊंच नीच हो गई है, फाइन, सो मैं आपको 50% अमाउंट पार्शियल रिफंड कर देता हूँ, ठीक है। आप उसको अपना मार्जिन जो है, बाजूकात मार्जिन से भी ज्यादा 50% 60% अमाउंट आप उसको रिफंड कर दें। और अगर वो उस पर भी नहीं मानता, ठीक है, तो जो मेरी करंट पॉलिसी है वो ये है कि ठीक है हम उसको एक सेपरेट प्रोडक्ट सेंड कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास मार्जिन इतना $200-300 की प्राइस के अंदर आपके पास एक मार्जिन अवेलेबल होता है कि आप उसको एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट उसको भेज सकते हैं। थोड़ा सा आपको लॉस उठाना पड़ेगा, लेकिन जहां आपकी 10-15 प्रोडक्ट्स आपको अच्छे में चली गई हैं, प्रॉफिट दे रही हैं, वहां अगर आप एक का माइंड में रखें कि एक रिटर्न आएगा या आ गया है, तो उसके केस में आप उस रिटर्न को इस तरीके से हैंडल करें। और इस तरह के जो हैंडल आप रिटर्न्स को जब आप इस तरीके से हैंडल करते हैं, तो वो कस्टमर्स आपके एक तरह के ब्रांड एम्बेसडर्स बन जाते हैं, और वो एक
वर्ड टू माउथ मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर आपको प्रमोट करते हैं अपने सर्कल्स के अंदर। जी। अच्छा कामरान भाई, अब वापस आते हैं ई कॉमर्स ऑप्टिमाइजेशन या वेबसाइट्स की तरफ। तो कामरान भाई आपके, क्योंकि आप माशाल्लाह आप भाई का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है ओवर द इयर्स, सो कामरान भाई मेजर जो प्रॉब्लम्स आती हैं इन टर्म्स ऑफ ई कॉमर्स ऑप्टिमाइजेशन, आपने इतने स्टोर्स हैंडल किए, अगर हम सेल्फ अपना स्टोर्स क्रिएट करते हैं, किसी क्लाइंट का हैंडल कर रहे हैं, तो मेजर जो इश्यूज हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज के अंदर इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, सो वो कौन कौन से हैं, अगर आप उनका ओवरव्यू देना चाहें तो कामरान भाई। जी। ओके, सो इसके अंदर सबसे पहली चीज है, क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनली देखोगे ना, हमारे बहुत सारे लोग राइट नाउ स्विच कर रहे हैं टुवर्ड्स ई कॉमर्स, ठीक है, और ब्लॉगिंग के जो लोग होते थे, ठीक है, ज्यादातर। सो उनका जो माइंडसेट होता है, या जो मैंने डिफरेंट यहाँ पे लोकल अप्रोचेस सुनी हुई है, वो उसको ब्लॉगिंग के तौर पे लेके चलते हैं, ठीक है। सो हम सबसे पहले प्लेटफॉर्म को स्पेसिफिक करते हैं, शॉपिफाई को, और इसकी क्या स्टोरी है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हमें जब हम थोड़े से मैच्योर होते हैं इनिशियली, सबको, और मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता कि वो राइट नो अपने आप को स्पेसिफिक करे। अगर आप शुरू कर रहे हैं, आप आपको जो चीज़ मिल रही है ना, वो करें, अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करें, और ओपनली क्लाइंट्स को वेलकम करें, जो जो निश के क्लाइंट्स आपको मिल रहे हैं, क्योंकि हमें, हमारी भूख होती है, हमें पैसे भी चाहिए होते हैं, और उस तरीके से हम अपनी उस चीज़ को लेके चल रहे होते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका एक्सपीरियंस बिल्ड होता है, और आप अपने आप को, आपको अब पता चलता है कि यार मेरा इंटरेस्ट है एक स्पेसिफिक साइट पे, मेरा ई कॉमर्स में इंटरेस्ट था, मुझे शॉपिफाई एज अ प्लेटफॉर्म अट्रैक्ट किया उसने, सो मैंने उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दी, और लेटर ऑन मैंने अपने आप को स्पेसिफिक फॉर शॉपिफाई कर दिया। मैंने अपने सोशल मीडिया ब्रांडिंग या जो भी आप उसको कह लें, हेडलाइंस के अंदर शॉपिफाई को ही मेंशन किया। तो मैं आपको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट चीज़ें शेयर करता हूँ। तो सबसे पहला जो मैंने इशू देखा है वो है स्ट्रेटजी के अंदर। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कलेक्शन पेजेस को और प्रोडक्ट पेजेस को आपस में मिक्स कर देते हैं। इनके इनके नेमिंग के स्ट्रक्चर को, खुसूसन जो प्रोडक्ट की नेमिंग्स है, इसको हम आपस में कलेक्शन पेज के साथ मिक्स करते हैं, कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का इशू क्रिएट करते हैं, और ऑल अक्रॉस द वेबसाइट हमारा वो इशू चलता रहता है, ठीक है। एक और जो मेजर मैं इशू देखता हूँ स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कि हम नई कलेक्शंस बनाते हैं नए कीवर्ड्स को ग्रैब करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी स्टोर को देखा, अब स्टोर ओनर कहता है कि मेरी 5 कलेक्शंस हैं, और मैंने इन 5 कलेक्शंस को रैंक करना है, और वो 5 कलेक्शंस, अगर आप एस टी एम रश या कोई भी टूल पकड़ते हैं, कीवर्ड वॉल्यूम्स के थ्रू देखते हैं कि यार ये जो इसकी 5 कलेक्शंस है ना, करंटली शो कर रही हैं, इन 5 कलेक्शंस के थ्रू हम 500 या 1000 कीवर्ड्स टारगेट करेंगे, और ये 1000 कीवर्ड्स का जो कंबाइंड सर्च वॉल्यूम है वो 10,000 हो सकता है, 20,000 हो सकता है। अच्छा, अब वो मिस्टेक क्या हो रही होती है, या अपॉर्चुनिटी मैं इसको कहूँगा, वो ये होती है कि आप सेम प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए डिफरेंट यूज केसेस सिनेरियोज के हिसाब से डिफरेंट नई कलेक्शंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक लेदर बैग है ऑफिस के लिए, ठीक है, मैन लेदर बैग आप उसको एग्जांपल के तौर पे लेंगे, ये एक आपकी कलेक्शन है। आप एक कलेक्शन बना सकते हैं गिफ्ट्स फॉर हिम, गिफ्ट्स फॉर मैन के साथ, और सेम बैग्स आप गिफ्ट्स फॉर मैन के अंदर भी लेके आ सकते हैं। आप बर्थडे गिफ्ट फॉर बॉयफ्रेंड के अंदर भी बैग्स को लेके जा सकते हैं, मतलब आप अपनी चीज को स्विच कर रहे हैं। सो ये हो गया यूज केस के सिनेरियोज के हिसाब से। बाज़ औक़ात होता है कि मल्टीपल कीवर्ड्स लोग यूज करते हैं, लेकिन उनको उनका इंटेंट एक होता है, तो उसके लिए हम मल्टीपल कलेक्शंस क्रिएट कर लेते हैं। सो इस तरीके से ये एक सेकंड आप स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मेजर जो चीज़ मैं मिसिंग देखता हूँ या अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखता हूँ। और अगर आप शॉपिफाई पे एज अ प्लेटफॉर्म उसको लेके चल रहे हैं, तो शॉपिफाई एज अ प्लेटफॉर्म उसके अपने टेक्निकल इश्यूज होते हैं। सबसे मेजर जो टेक्निकल इशू आता है वो कैनोनिकल टैग्स का आता है, जो कलेक्शन पेजेस क्रिएट होते हैं, और जो प्रोडक्ट्स, अगर आप एक कलेक्शन ओपन करते हैं, उस कलेक्शन के अंदर 50 प्रोडक्ट्स, 40, जितनी भी प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, सारी की सारी अपने कैनोनिकल वेरिएंट वाले यूआरएल्स के साथ आ रही होती हैं। ओरिजिनल यूआरएल, सेल्फ रेफरेंसिंग यूआरएल्स के साथ वो नहीं कॉल हो रही होती। ये एक बड़ा, कह लो कि एक ड्रॉबैक है, ठीक है, प्लेटफॉर्म का इशू है, या जो भी इसको कह लें, लेकिन एसईओ के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो आप, आपकी जो इंटरनल लिंकिंग स्ट्रांग हुई हो, प्रोडक्ट सारी आपस में इंटरनल लिंक हैं, आपने स्टोर की सब चीज़ें अच्छी की हुई हैं, लेकिन आपका राइट यूआरएल पूरे स्टोर पे पड़ा ही नहीं प्रोडक्ट का, ठीक है। सो ये एक मेजर इशू होता है फ्रॉम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। उसके अलावा
शॉपिफाई के अंदर जो सबसे बड़ा अभी तक का मैंने मेजर इशू देखा है वो है फिल्टर्स के थ्रू। आपके फिल्टर्स लगे होते हैं, फिल्टर्स जो हैं वो क्लिकेबल एलिमेंट्स होते हैं और वो नए यूआरएल्स जनरेट कर रहे होते हैं। सो इसको आप फैसेटेड नेविगेशन के नाम के साथ इस इशू को कहा जाता है, फिल्टर्स का इशू भी कहते हैं बाज़ औक़ात लोग, ठीक है। नेविगेशनल इश्यूज के अंदर भी कुछ ऐसी हो जिसको कॉल करते हैं। टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट है, लेकिन ये जो इशू, जो फिल्टर्स नए यूआरएल्स जनरेट करते हैं, वो यूआरएल्स बाय डिफॉल्ट नो इंडेक्स पे रहने चाहिए, लेकिन वो यूआरएल्स इंडेक्स हो रहे होते हैं। वो इंडेक्स होते हैं तो वो यूआरएल्स compete करते हैं ओरिजिनल कलेक्शन पेजेस के साथ। जब आपकी वेबसाइट आपस में ही, अगेन ये कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का इशू बन जाता है, ठीक है। लेकिन फिल्टर्स को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने से आप इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये दो तीन टॉप के मैं टेक्निकल इश्यूज राइट नाउ ऑडियंस के साथ शेयर करूंगा। बाकी टेक्निकल इश्यूज के ऊपर एक पूरा सेशन हो जी सकता जी है। जी कामरान भाई, थैंक यू। अच्छा कामरान भाई, यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर एक बंदा अपना लाइक शॉपिफाई स्टोर स्टार्ट करता है या ई कॉमर्स जर्नी स्टार्ट करता है वर्डप्रेस के अंदर, लारावेल के अंदर, समहाउ जहाँ जो से मर्जी सीएमएस के ऊपर। सो कामरान भाई, ना एसईओ में हम लोग ना प्रायोरिटाइज करते हैं कि ऐसा काम जो थोड़ा मतलब टाइम कंज्यूम कर रहा है और हमें पोटेंशियल ज़्यादा दे रहा है, ठीक है। सो ई कॉमर्स के सिनेरियोज के अंदर आप क्या चीज़ एसईओ की कंसीडर करोगे कि आप वहाँ पे आपकी लेस एफर्ट होगी और आपको ज़्यादा पोटेंशियल मिल सकता है, लाइक ऑन पेज टेक्निकल, किस चीज़ के ऊपर आप जाना चाहोगे? जी कामरान भाई। यार ये तो डिपेंड करता है। अगर मेरे पास बजट खुला हो तो मैं तो डिजिटल पीआर पे जाऊंगा, ओके। ठीक है। क्योंकि मैं फेरी से बड़ा इम्प्रेस हूँ कि जिस तरीके से वो डाटा को स्टोरी में कन्वर्ट करता है और स्टोरी के थ्रू वो डिजिटल लिंक्स लैंड करवाता है। अनलकीली मेरे पास कोई 4-5 हज़ार डॉलर वाले बजट वाला क्लाइंट अभी तक नहीं आया, नहीं तो मैं उस पर एक्सपेरिमेंट लाजमी करता है इस चीज़ का। तो एफर्ट के हिसाब से ये काम इस तरीके का है। मैं ये नहीं कहता कि लेस एफर्ट है, लेकिन जितनी एफर्ट उस पर आप करते हैं और जितना रिटर्न उसका आता है, ठीक है, वो बहुत एक प्रीमियम लेवल की चीज़ है। लोग हाई अथॉरिटी साइट्स के ऊपर हज़ार हज़ार डॉलर देने के लिए रेडी हैं, और अगर आपको वो लिंक्स ऑर्गेनिकली बनाने आते हैं तो क्या बात है। सो कमिंग बैक, टेक्निकल चीज़ें जो हैं मैं उसको सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ। अभी रिसेंटली हमने एक वेबसाइट की ट्रैफिक विद इन 3 मंथ्स 3 to 4 टाइम्स इंक्रीज की, जस्ट उसके एक टेक्निकल इशू की वजह से। उसमें हो ये रहा था कि उसके स्ट्रेट, आपको मैं उसका आइडिया दूँ तो मिलियन में पेजेस थे जो कि इंडेक्स हुए हुए थे, जो कि उसमें नो इंडेक्स में आ रहे थे, लेकिन उसके क्रॉल बजट को खराब कर रहे थे, खराब उसको कर रहे थे। प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं करवा पा रहे थे। उसकी वजह से हो ये रहा था कि जो आपकी एग्जिस्टिंग कलेक्शंस हैं, वो कलेक्शंस जो वैल्यू प्रोवाइड करने वाली कलेक्शंस थी, वो उस तरीके से क्रॉल नहीं हो पा रही थी। उसकी लास्ट क्रॉल की जो डेट्स आ रही थी वही 6 मंथ्स ओल्ड आ रही थी, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को, इसके ऊपर वर्किंग की, और ये इशू स्टार्ट ही बेसिकली फिल्टर्स की वजह से हुआ था। हमने सबसे पहले फिल्टर्स को सेट किया, स्टोर को दोबारा से थोड़ा सा ऑप्टिमाइज किया। सिर्फ इस एक इशू की वजह से हमारी जो ट्रैफिक का इंक्रीज आया नॉन ब्रांडेड क्वेरीज का, वो 3 to 4 टाइम से भी ज्यादा आया। अब प्लान है उस पर केस स्टडी पोस्ट करने का, लेट्स सी। तो जी टेक्निकल सबसे पहले है। टेक्निकल के साथ जो जो चीज़ मैं रिकमेंड करता हूँ, अब आपने अपने पेजेस को दो एंगल से देखना है। अथॉरिटी वाइज, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कौन सा पेज लेके आ रहा है, और सबसे ज़्यादा लिंक यूज या बैकलिंक्स किस पेज के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक पेज लेके आ रहा है, क्या वो आपस आगे इंटरनली कनेक्टेड है बाकी रेलिवेंट पेजेस के साथ, मेजरली क्योंकि कलेक्शन पेजेस होते हैं, तो कलेक्शन पेजेस के का जो बॉटम ऑफ द प्रोडक्ट्स कंटेंट है, वो 90% स्टोर्स मिस करते हैं। तो वो हमारे पास एक गोल्डन स्पॉट होता है जहाँ पे हम रेलिवेंट विद इन द स्ट्रक्चर, जो आप कह लो कलेक्शन है, उनको इंटरनली लिंक कर सकते हैं। एक्सटर्नल जो दूसरी कलेक्शंस हैं जो आपके एक स्ट्रक्चर के बाहर है दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर है, उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप ब्लॉक्स के साथ भी उसको इंटरनली कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पे है चीज़, ठीक है। और उसके बाद आप आए, अब हमने उस पेज की अथॉरिटी को आगे देखना है कि वो प्रॉपरली है लिंक्ड या नहीं है। दूसरे एंड पे जो आपके
बैकलिंक्स बन रहे हैं कलेक्शंस के ऊपर, या जो टॉप पेजेस बन रहे हैं बैकलिंक वाइज, आप उनको देखते हो कि इनको, क्योंकि उन पे अथॉरिटी आ रही है, क्या वो अथॉरिटी आगे ट्रांसमिट हो पा रही है प्रॉपरली या नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें रिलेट करती हैं आपके इंटरनल लिंकिंग की स्ट्रेटेजी के साथ। तो ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई स्टोर हो जिसके अंदर ये दो इश्यूज हैं, तो उसके अंदर ये इशू लाजमी होता है कि उसके जो प्रोडक्ट के जो पेजेस हैं वो टैग पेजेस भी सारे इंडेक्स हुए हुए होते हैं, फिल्टर पेजेस भी इंडेक्स हुए हुए होते हैं, और उस स्टोर का जो पूरा यूआरएल स्ट्रक्चर है वो कैनोनिकल वाला पड़ा हुआ होता है। ओरिजिनल स्ट्रक्चर या सेल्फ रेफरेंसिंग यूआरएल्स होते हैं वो नहीं पड़े हुए होते। तो ये तीन चार चीज़ों का जो कम्बिनेशन है ये आपको एक अच्छा ट्रैफिक वाइज एक बूस्ट दे सकता है। जी। अच्छा कामरान भाई, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि लाइक ई कॉमर्स के अंदर जो कामरान भाई ब्लॉगिंग है चीज, ठीक है कामरान भाई, वो वर्डप्रेस और जो लारावेल है इन 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 दैट सीएमएस वो काफी देखने को मिलती है, लेकिन शॉपिफाई स्टोर्स पे कम देखने को मिलती है कामरान भाई। अगर हम लोग स्टोर्स को काफी को देखें ना, सो आप क्या रिकमेंड करेंगे अगर ब्लॉगिंग को हम लोग शॉपिफाई स्टोर्स के ऊपर लेके आए? जी कामरान भाई। तो ब्लॉगिंग एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, इंटरनल बैकलिंक्स हैं आपकी वेबसाइट के लिए। ठीक है, आपकी कलेक्शंस के लिए। सो प्लान कैसे होगा कि आप, अगर आप फनल को देखो, ई कॉमर्स फनल को या एसईओ फनल को, तो एक है टॉप ऑफ द लाइन क्वेरीज जो बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, व्हाट हाउ, ठीक है। और एक है मिडल ऑफ द फनल, मैं इसको कहूँगा, जहाँ पे लोग कंपैरिजन कर रहे होते हैं, बेस्ट के साथ कीवर्ड सर्च कर रहे होते हैं, कंपैरिजन गाइड्स, इस तरीके की चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो ये पेजेस, अगर आप एक स्ट्रेटजी के तहत ब्लॉग्स लिखते हो, ठीक है, तो वो काफ़ी अच्छी आपको रैंकिंग दे सकते हैं। उसकी रीज़न है कि दो स्टोर्स हैं, एक स्टोर के एक स्टोर ने ब्लॉग्स पे काम किया हुआ है, एक स्टोर ने काम नहीं किया हुआ। तो जिसने काम किया हुआ है, मैं कहता हूँ कि उसको राइट नो रेवेन्यू नहीं मिल रहा। ठीक है, उसके 10,000 कीवर्ड्स गूगल के इंडेक्स में आए हुए हैं, और जो दूसरा स्टोर है उसके फॉर एग्जांपल 2,000 3,000 कीवर्ड हैं जो स्ट्रेट कमर्शियल कीवर्ड्स हैं, दूसरे के कमर्शियल प्लस इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स भी हैं। ओके, सो अब ये एक एसईओ टेस्ट था, बेसिकली एसईओ टेस्ट था, और ये मैंने सीखा काइल रूस से, जो एक इंटरनेशनल एसईओ एक्सपर्ट है। तो अब ये दो डोमेन्स हैं, अब ये दो डोमेन्स जब नया पेज क्रिएट करेंगी, तो नए पेज की जो रैंकिंग्स हैं वो ज्यादा आने के चांसेस हैं, जिसके ज्यादा कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं गूगल के इंडेक्स के अंदर। ठीक है, पहली चीज। अब आपके ब्लॉग्स अच्छे तरीके से रैंक हो जाते हैं, आपने उसको एक स्ट्रेटेजी के तहत लिखा है, टॉप ऑफ द फनल ब्लॉग्स लिखे हैं, मिडल ऑफ द फनल के ब्लॉग्स लिखे हैं, फिर उसको आपने आगे इंटरनली कनेक्ट किया है कलेक्शंस के साथ या रेलिवेंट प्रोडक्ट्स के साथ। तो ये चीज आपको उसके कन्वर्जन रेट में भी, कन्वर्जन रेवेन्यू इंक्रीज करने में भी हेल्प आउट करेगी। तो ब्लॉगिंग एक अगर एक निश के फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मोरिंगा की। मोरिंगा एक फूड सप्लीमेंट है, मोरिंगा के नाम से लोग उसको सर्च भी करते हैं। फॉर एग्जांपल 10,000 लोग सर्च करते हैं, 20,000 लोग सर्च करते हैं। अब आप उस पे पहले नंबर पे आ भी गए, आपने बड़ी ट्रैफिक ले ली, 50% ट्रैफिक आपने अचीव कर ली। अब आपके पास कोई कमर्शियल कीवर्ड्स डायरेक्टली मोरिंगा फॉर सेल वो नहीं बचते। अब आपके पास क्या ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन है कि अगर आप एसईओ वाइज जाना चाहते हैं तो आप उस पर ब्लॉग्स लिखेंगे, वो वो प्लांट या वो पाउडर या वो जो भी चीज है वो किस प्रॉब्लम के अंदर यूज हो रही है, आप उन प्रॉब्लम्स के ऊपर ब्लॉग्स लिखेंगे और एज अ क्योर अपनी प्रोडक्ट वहां पे ऐड करेंगे, और उसको उस तरीके से आप अपनी नई ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। सो जो ब्लॉग्स की ट्रैफिक है वो लेस कन्वर्टिंग होती है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल आपके रेवेन्यू को इंक्रीज करने में डेफिनेटली हेल्प करती है। जी कामरान भाई। अच्छा कामरान भाई, एक यहाँ पे एक और दूसरा मसला ये आता है कि अगर हम लोग क्योंकि यहाँ पे कामरान भाई ऑब्वियसली बिगिनर्स लोग भी देखेंगे रिकॉर्डिंग्स को और सेशन में जो करंटली लोग बैठे हुए हैं, लर्निंग फेज। कामरान भाई माशाल्लाह आप भाई ने तो स्टार्ट किया, आपके पास मेंटोरशिप भी थी। सो कामरान भाई एज अ बिगिनर्स जब हम लोग ये लर्निंग करते हैं, स्टेप इन एसईओ में करते हैं, तो कामरान भाई हमें कौन कौन से चैनल से इंसाइट्स गेट करने चाहिए? क्योंकि बेसिकली कामरान भाई कुछ एरिया, जिस तरह मैं हूँ, मैं अपनी बैकवर्ड एरिया से हूँ, तो मुझे इतनी टेक्निकलिटीज है, इतनी टर्म्स ऑफ ग्रामेटिकल प्रोफिशिएंसी नहीं है किसी चीज में कि यार मैं इंग्लिश को अंडरस्टैंड कर सकूं या चीजों कर सकूं। वो तो हाँ, आप सर ने और काफी लोगों ने हिंदी और उर्दू का कंटेंट डाला, तो हमें काफी इंसाइट्स मिले कि यार ये चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं।
सो आप किस एक माइंड मैप में, या आप अगर एक गाइड करना चाहें ऑडियंस को कि वो अपनी एसईओ जर्नी को कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे कैसे आगे ग्रो कर सकते हैं? जी कामरान भाई। यार मैं तो अब कहूंगा, अब तो एसईओ सीखना बहुत आसान काम हो गया। यू जस्ट नीड कॉमन सेंस। आपको चैट जीपीटी का इस्तेमाल काफी अच्छे से करना आना चाहिए। आप यूडीमी पे जाएं, आप कोर्सेरा पे जाएं, डिफरेंट जगहों पे जाएं, आप कोई भी एक कोर्स कर लें। learning.seo.io, अलीदा सोलिस के नाम से एक इंटरनेशनल एसईओ एक्सपर्ट हैं, उन्होंने एक बहुत डिटेल्ड एसईओ का रोड मैप बनाया। देखो, अगर एक बंदा क्वेश्चन ये करता है ना कि मैं, अब मेरी ग्रामर वीक है या मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती, उसको मैं कहूंगा भाई तुम पहले थोड़ी सी 2-3 मंथ्स लगा के अपनी इंग्लिश सीख लो, इंग्लिश बेटर कर लो। अब अगर फर्ज करें वो भी नहीं करनी, तो फिर भी चैट जीपीटी अवेलेबल है। ठीक है। आपने सबसे पहले किसी एक बेसिक लेवल के कोर्स में से गो थ्रू होना है, ताकि आपको पता चले कि यार एससीओ एग्जैक्टली है क्या, काम कैसे कर रही है। उसके बाद जो मैं रिकमेंड करूंगा, अगर कोई बिगनर आज की डेट में आया है ना, तो मैं उसको कहूंगा कि भाई ये 5 कीवर्ड्स पकड़ो, और डिफरेंट कीवर्ड्स जो डिफरेंट सर्च रिजल्ट्स जनरेट करते होंगे, इस पे जो वेबसाइट टॉप पे आ रही है इनको रिवर्स करना स्टार्ट करो। पूरी पूरी वेबसाइट बैठ के रिवर्स करो, 2-3 हफ्ते लगाओ, पूरी वेबसाइट स्क्रीमिंग फ्रॉग में डालो, उसके तमाम पेजेस देखो। ठीक है। उसके इंटरनल लिंकिंग की स्ट्रेटेजी देखो, उसके उसके बैकलिंक्स को जाके वन बाय वन करके एनालाइज करो, कहाँ बैकलिंक क्रिएट हुआ हुआ है, किस एंकर से बैकलिंक आ रहा है, इंटरनल इंटरनल लिंक्स कितने हैं विद इन द वेबसाइट, इंटरनल लिंकिंग कैसे हुई भी है एक वेबसाइट की। ठीक है। तो जब आप एक बेसिक लेवल का कोई भी एसईओ कोर्स कर लेंगे, बेशक आप जिस मर्जी जगह से करें, तो आपको कम से कम थोड़े बहुत टूल्स इस्तेमाल करना आ जाएंगे और चीज़ों को रिलेट करना आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सिंपली सक्सेसफुल जो हुए में हैं, ब्रांड्स हुए में हैं, जो भी सर्फ आप उठाएं, जो भी कीवर्ड डालें, जो टॉप पे आ रहे हैं, उनको सर सिर्फ और सिर्फ रिवर्स करके चेक करना स्टार्ट करें कि अच्छा इनके टाइटल्स क्या हैं। 4 ब्रांड्स को आपस में कंपैरिजन करें, एक ही सर्च रिजल्ट पे पहले 5 आने वाले पेजेस की डिटेल्स को वन बाय वन जाके स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड करें। ये एक एक अच्छा वे आउट है। सेकंड जो तरीका मैं रिकमेंड करूंगा, किसी के साथ कनेक्ट हो। ठीक है। कनेक्ट हो, आपके पैसे बनेंगे। राइट नो, मसला साहब का ये है कि यार हमें पैसे चाहिए, पहले ही दिन पैसे चाहिए। ठीक है। या 2 मंथ्स 3 मंथ्स हुए नहीं, अब हम $1000 अर्न करेंगे, दैट्स आवर गोल। और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करके हम बैठ जाते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई आप सबसे पहले एक बेसिक लेवल का कोर्स करें, यूडीमी से कर लें, आपको एक सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि सर्टिफिकेट एसईओ के पास होना जरूरी है, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आपके पास एक सर्टिफिकेट है, तो वो सर्टिफिकेट है आपकी कंसिस्टेंसी का, आपकी आपकी उस पर्टिकुलर चीज का, उस पेशेंस का, कि यार आपने इस कोर्स को गो थ्रू किया है, आपने इस पे वर्किंग की है। उस कोर्स के अंदर जो भी आपको चीज सिखाई गई है, आप कुछ ना कुछ तो करें। आप एक सिंपल वर्डप्रेस वेबसाइट बिल्ड करें, 5 पेजेस की बिल्ड करें, अपने नाम से बेशक बिल्ड करें, उस पे चीज इंप्लीमेंट करें, थोड़े से पैसे लगाएं। और सेकंड जो चीज बता रहा था कि किसी के साथ कनेक्ट हो, लोकली पाकिस्तान में बहुत सारे लोग अब अवेलेबल हैं। आपको लो सैलरी मिलेगी, ओके फाइन, लेकिन आप कनेक्ट हो, आप सीखें, स्ट्रेट 6 मंथ्स आराम सुकून से काम करें। लेकिन आपका माइंड लर्निंग एटीट्यूड वाला होना चाहिए, ऐ नहीं कि 6 बजे नहीं दिया चलो मैं कार चल रहा हूँ। ठीक है, आप घर जाएं, आप जाके एंजॉय करें, लेकिन आप काम के साथ कनेक्टेड हो। ठीक है। और बहुत कम लोग होते हैं, मैं कहूँगा कि 3-4% लोग होते हैं जो उस चीज़ को कर पाते हैं। अभी भी आप अपने बैच में देखिएगा या आप अपने सर्कल में देखेंगे, 10-20 लोगों को देखें, आफ्टर आफ्टर सम ईयर्स, 2 साल 1 साल बाद, ठीक है, बहुत सारे लोग उसमें से स्विच करके जॉब्स की साइड पे जा रहे होंगे, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत सारी है और प्रेशर बहुत सारा होता है। बाज़ औक़ात जब आप थोड़े पैसे अर्न करके ऊपर जा चुके होते हैं, उस टाइम पे एक डिफरेंट लेवल का प्रेशर आता है आप पे। हर ग्रोथ के लेवल पे एक डिफरेंट लेवल का आपको प्रेशर आता है। तो बहुत सारी चीजें जो बेसिक उस एंटरप्रेन्योरशिप या एक बेसिक बिजनेसमैन वाले एक्मेन के साथ चीजें रिलेट करती हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग वहाँ पे उस चीज को बियर नहीं कर पाते। फाइन, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर आप अपनी एजेंसी नहीं रन कर रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जो सबसे बड़ी एजेंसी रन कर रहा है उसके हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय बन जाए, ये भी एक अच्छा माइलस्टोन है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। ठीक है। तो ये 2 तरीके मैं रिकमेंड करूंगा। अच्छा कामरान भाई, यहाँ पे अगर हम ऑन साइट की बात करें तो कामरान भाई आप किस तरह सजेस्ट करेंगे कि लोग किस तरह फाइंड कर सकते हैं ऑन साइट इंटर्नशिप्स को, अगर एजेंसी में अगर उन्होंने फाइंड करना हो? अगर आप लाहौर की बात करें, अपने एरियाज की बात करें। जी कामरान भाई।
राइट, सो क्वेश्चन इंशाल्लाह हम लेंगे, सबके क्वेश्चंस देंगे, किसी का क्वेश्चन आंसर किए बगैर मैं नहीं जाऊंगा, फाइन। ओके, सो हम, यार मुझे मुझे ट्रैवल करना पड़ा, मैंने किया, मुझे रिमोटली जगह पे जाके रहना पड़ा, ठीक है, मैंने किया, ठीक है। आप लोग भी करें या कोई नया बंदा करना चाहता है, तो सबसे उसका बेसिक तरीका है, जब आप एक बेसिक लेवल का कोर्स सर्टिफिकेशन कर लेंगे, हमारे पास ई कॉमर्स के काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं राइट नाउ अवेलेबल, आप उन ग्रुप्स में पोस्ट करें। और ये तरीका मैंने काफ़ी बार, 10 बार कहीं कम है, उससे ज़्यादा आजमाया हुआ है। डिफरेंट बच्चे जो आते हैं, यार ये तुम कोर्स करो, कर लिया, सर्टिफिकेट ओके है, चीज़ें सीखी हैं प्रॉपर, इसके अंदर से समझ आई हैं, ओके फाइन। अब आप जाएं ग्रुप में पोस्ट करें, ठीक है, आई वांट टू वर्क, ठीक है, मैं राइट नो सिटी में हूँ, आई कैन मूव टू इस्लामाबाद, आई कैन लिव इन द हॉस्टल, आई डोंट नीड एनी मनी, आई वांट अ 3 months इंटर्नशिप, 1 month इंटर्नशिप। लोग अवेलेबल हैं, लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, और लोगों को लोग चाहिए अपने साथ काम करने के लिए, सिखाने के लिए भी लोग रेडी हैं। लेकिन जड़ा बंदे दे पुत्रा हर सीखे बह के प्रॉपरली, ठीक है। तो ये इसका तरीका है कि आप सबसे पहले इस बात पे रजामंद हो कि यार मुझे अब अपना घर छोड़ना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा कहीं जाके उस चीज़ के ऊपर वर्किंग, किसी के साथ अगर कनेक्ट होना है तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। अच्छा कामरान भाई, अब यहाँ तो हो गया बिगिनर्स लेवल का, वो बंदे जो ऑलरेडी स्टेप इन हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, लाइक 1 साल 2 साल हो गया है इंडस्ट्री के अंदर, सो सम काइंड ऑफ कामरान भाई, क्योंकि ऑब्वियसली अगर किसी बंदे के पास स्किल हो लेकिन उसे सेल ना करना आता हो, तो ये भी बड़ा गैप है कामरान भाई, ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर। सो कामरान भाई, अगर क्लाइंट के सिनेरियोज की बात करें, क्योंकि माशाल्लाह आप भाई ने काफ़ी लोगों के साथ कम्युनिकेट भी किया होगा, तो क्या कामरान भाई वाकई लोग एक सिंगल सोलो पर्सन को प्रेफर करते हैं या एक एजेंसी की तरफ जाते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन कामरान भाई। सेकंड थिंग कामरान भाई, ये है कि क्या वाकई अगर एक क्लाइंट है कामरान भाई, उसमें हम लोग जो एक प्राइसिंग की बात आती कामरान भाई, कि यार हम लोग पाकिस्तानी ना, वही जो चीज हम लोग लोग $1000 की सेल कर रहे हैं, वही पाकिस्तानी कहता है यार मुझसे 50 ले लो, मैं ये ना आपका ये 50 में काम कर दूंगा, मतलब वो कामरान भाई भी पिघल जाते हैं ना प्राइसिंग में। सो हम लोग किस तरह एक ना वेल कम्युनिकेट कर सकते हैं क्लाइंट्स के साथ, और मतलब अगर हम इन टर्म्स ऑफ अगर प्रोजेक्ट या डील क्लोजिंग में जाएं? जी कामरान भाई। यार गोरा जो है ना, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन रीजन्स में आता ही इसलिए है क्योंकि हमारी फेस वैल्यू ही इतनी है, ठीक है। अगर मैं आवरली वेजेस आपको बताऊं तो $10 से $15 आवरली रेट एक अच्छा रेट होता है, ठीक है। और ये मैं बता रहा हूँ एजेंसीज के लिए, एजेंसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं भी बता रहा आपको। और अगर आप एक एजेंसी रन कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं यूएस की किसी एजेंसी के साथ कनेक्ट हो जाऊं और उनको वाइट लेवल सर्विसेज प्रोवाइड करूं और वो मुझे आवरली रेट पे करें, इन दैट सिनेरियो $20 $30 एक बहुत अच्छा रेट, बहुत अच्छा रेट है, ठीक है। क्योंकि उसकी रीजन है कि जब गोरे को हायर करता है, जॉन माइकल शॉन को, उसके स्टैंडर्ड भी कुछ और होते हैं। जब हमें हायर करने आता है, हमसे क्वेश्चनिंग बैठ के करता है, यहाँ से उसको आइंस्टाइन चाहिए, रॉकेट साइंस, वो नहीं, रॉकेट बनाना है तो उसके लिए साइंटिस्ट चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चनिंग या लेवल, आईक्यू लेवल इस तरह होना चाहिए, और पे फिर भी वो उसकी कोशिश होती है, क्योंकि हमने अब अपने रीजन का एक रेट डिफाइन कर लिया। पहला क्वेश्चन है आपका कि इंडिविजुअल या टीम, तो उसका मैं आंसर करूंगा टीम के साथ। अब प्रॉब्लम ये होती है, अब इस प्रॉब्लम जो आपके साथ मैं चीज शेयर करने लगा हूँ, ये वो तमाम अभी राइट नाउ एजेंसीज फेस कर रही हैं, और उस एजेंसीज के जिस वजह से वो एजेंसीज प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, वो लेटर ऑन उनको भी ये प्रॉब्लम आनी है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि एक नया बच्चा आता है, एक एजेंसी ज्वाइन करता है, ठीक है, और 6 मंथ्स लगाता है। एजेंसी वाले भाई उसको 30,000 फॉर एग्जाम्पल, 40,000 स्टार्टिंग देते हैं, 50-60 हजार उसको ले जाते हैं महीने 5-6 के अंदर इन केस। और अब उसका सर्कल डिजिटल सर्कल है, उसके साथ लोग कनेक्ट हो रहे हैं, वो इवेंट्स पे जा रहा है फॉर एग्जाम्पल, उसको पता चल रहा है फलाना $1000 बनाता है, एसईओ करता है, $1000 बनाता है, यार बड़ी अमाउंट है, 2,80,000 3 लाख के करीब मान ही जाता है, बड़ी अमाउंट है, ओके। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं पैरेलल में फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट कर दूंगा। मैं फाइवर पे भी अकाउंट बना लूंगा, मैं अपवर्क पे भी अकाउंट बना लूंगा। हालांकि मेरी अभी अपनी जो वो ग्रोथ है वो 6 मंथ्स की हुई जी है, जी। 1 साल की मेरी अपनी ग्रोथ हुई हुई है, ठीक है। अब ये बंदा जो है
लाख एक के लेवल के करीब जब पहुंचता है, तो 1 लाख एक बड़ी अच्छी अमाउंट है राइट नाउ पाकिस्तान, बड़ी अच्छी नहीं लेकिन एक अच्छी अमाउंट है। राइट। आपके बेसिक्स कवर हो जाते हैं, आप लग्जरी लाइफ वाले बंदे नहीं है, बेसिक्स पे रहते हैं, तो मैं कहता हूँ बहुत बेहतरीन है। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं कि पैरेलल में सेकंड टाइम प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। लेकिन अब ये बिजनेस की जर्नी स्टार्ट, यहीं से बिजनेस जर्नी स्टार्ट होती है कि आप बेसिकली आप एम्प्लॉय रोल से स्विच होकर फ्रीलांस रोल पे जा रहे हैं, और फ्रीलांसिंग के अंदर जाना इज इक्वल टू कि आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन उस बिजनेस की जो एक चीज थी, आपको एक चीज काम करनी आई, स्किल आया, आप उससे आप डिलीवर करके आपके पैसे बन रहे हैं, अभी आपको सिर्फ वो आया, उसके साथ जुड़ी हुई बाकी जो पूरा एक इकोसिस्टम था अभी आपने वो नहीं फेस किया। अच्छा, 1 साल हुआ, 1.5 साल हुआ, वो भाईजान ने साथ ही अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट की। फ्रीलांसिंग में भी उनके $1,000 फॉर एग्जाम्पल 2 साल 2.5 साल में बनना स्टार्ट हो गए। अब $1,000 एक अच्छी अमाउंट है। अब यहाँ वो इशू आता है या प्रॉब्लम आती है। करंटली एजेंसीज बंदे हायर करती हैं, ट्रेन करती हैं, पाकिस्तानी एजेंसीज, और उनके रिसोर्सेज उनको रिटेन करने में बड़ा सारा इशू रहता है। 1 से 2 साल, 2 साल एक एक एवरेज एम्प्लॉय लाइफ है। ठीक है, हमारे यहाँ राइट नाउ ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन एक जो ट्रेडिशनल एजेंसीज का मैं आपको आपके साथ अगर शेयर करूँ, तो उस दौरान होता क्या है कि वो बंदा उस टेन्योर में से गुजर चुका होता है, अब वो अपनी कुछ चीज़ बिल्ड करना चाह रहा होता है। अब वो जब अपनी चीज़ बिल्ड करने जा रहा होता है, तो उस दौरान या जब थोड़ा सा वो ग्रो करेगा, तो अब उसका तो लिमिटेड टाइम है, दिन के 7-8 घंटे बड़ी मुश्किल से हैं काम करने के। शुरू में जोश होता है, 10-15 घंटे बंदा बैठ के काम कर लेता है, लेकिन जब आप लेटर ऑन थोड़ा सा आगे आते हैं, तो आपको पता चलता है कि यार मेरा तो सारे का सारा लाइफ साइकिल ही खराब हुआ पड़ा है। लोग उठ रहे हैं, मैं जाग रहा हूँ, लोग जाग रहे हैं, मैं सो रहा हूँ। ठीक है, रात बनी थी आराम के लिए, दिन था काम के लिए, मैंने तो वो सारा स्ट्रक्चर ही उल्टा करके रखा हुआ है। और हमारी करंट जनरेशन, जो हम फ्रीलांसिंग में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, जो सबसे बड़ा वेरी सून वो इशू फेस करेंगे, वो मेडिकल इश्यूज होंगे, हमारे अपने इश्यूज होंगे। ठीक है, हम लोग विटामिन डी, ठीक है, सनलाइट, इस तरह के एलिमेंट से बहुत दूर है राइट नाउ। ठीक है, कमिंग बैक इशू की तरफ आते हैं। तो अब वो जो 6 मंथ साल में मैंने अपनी एजेंसी बिल्ड करनी थी, 4 दोस्तों को जोड़ा और वो स्टार्ट किया, जब मैं थोड़ा सा ग्रो हुआ, अब मैंने आगे, मैंने भी तो लोग पकड़ने हैं ना, तो अब मैं उस चक्कर में पड़ जाऊंगा। ठीक है, सो ये एक वो चैलेंज है जो कि मैं देखता हूँ, जिससे मैंने खुद भी फेस किया एक लेवल पे, एक पॉइंट पे आके। सो जब आपने ग्रो करना है उसके अंदर, अब आप आ जाएं उसके सोल्यूशन की तरफ आ जाएं, तो राइट नाउ जो बेटर तरीका है वो है कोलेबोरेशन का, कि आप जिसके भी साथ वर्किंग करें, आप कोलेबोरेशन वाले मॉडल के ऊपर वर्किंग करें। आप डेवलपमेंट की टीम्स के साथ कोलेबोरेट करके नए प्रोजेक्ट्स ला सकते हैं, उनको आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, या उनको आप अपने क्लाइंट्स की डेवलपमेंट रेफर कर सकते हैं। ठीक है, बोथ वे आप रेफरल सिस्टम के तौर पे वर्किंग कर सकते हैं। और टीम्स की सूरत में अगर आप काम करेंगे, तो आप बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब आ जाए कि प्रीमियम क्लाइंट्स, जो बड़े क्लाइंट्स हैं, उनकी तरफ आप कैसे जा, उसके लिए आपको एक सॉलिड पोर्टफोलियो और एक सॉलिड ब्रांडिंग की ज़रूरत है, उसके बगैर आप नहीं जा सकते। क्योंकि हमारे फ्रंट फेसेस पाकिस्तानी हैं, हमें जब हम विद इन पाकिस्तान उस आइडेंटिटी के साथ जाएंगे, तो हमारे लिए ये चीज़ विन करना बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन जो मैंने इस चीज़ का सोल्यूशन देखा है, कि अगर एक बंदा एक ई कॉमर्स ब्रांड को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है फ्रॉम पाकिस्तान, और एक बंदा ई कॉमर्स ब्रांड को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है फ्रॉम यूएसए, उनकी पेज में बहुत सारा डिफरेंस है। पाकिस्तानी को वो 500,000 के दरमियान फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग दे रहे हैं या दे रहे हैं। ठीक है, बाहर वो $3-4 हज़ार पे स्टार्टिंग देंगे। अच्छा, अब दोनों बंदे काम क्या करेंगे, दोनों एक ई कॉमर्स ब्रांड को रैंक करेंगे। यहाँ वाला बंदा भी बैठ के करेगा, वहां वाला बंदा भी बैठ के करेगा। लेट से 6 माह साल में उसने रैंक शैंक कर लिया, वो ब्रांड ऊपर आ गया, उसको सेल्स आ रही है। सेल्स किसको आ रही है, सेल्स ब्रांड को आ रही है। राइट। ब्रांड किसको पे कर रहा है, ब्रांड बाहर वाले को भी पे कर रहा है, ब्रांड पाकिस्तानी को भी पे कर रहा है। तो मेरे नजदीक हमारी जो फेस वैल्यू बढ़ाने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, कि भाई आप अपना ई कॉमर्स ब्रांड बना लें। ठीक है, ठीक। आपने अगर आप अपना ई कॉमर्स ब्रांड के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको रैंक करते हैं, ऑटोमेटिकली आप उस सेशन, आप उस वो स्लैब, अगर उसने जिस ब्रांड ने 4,000 वाला गोरा हायर किया है, आप उस ब्रांड से रैंकिंग में ऊपर आ जाते हैं।
दैट ऑटोमेटिकली मीन्स कि आपने बेसिकली अपनी जो आवरली रेट है, अपना आवरली वर्थ है, वो बढ़ा दी। ठीक है। तो ये एक मुझे तरीका समझ आया है आफ्टर वर्किंग 3 to 4 years। मैंने एजेंसीज के साथ भी काम किया, कंसल्टेंसी के तौर पे किया, एम्प्लॉयज बन के भी काम किया, और खुद से फ्रीलांसिंग सर्विसेज भी दी, अभी भी दे रहा हूँ, वर्किंग कर रहा हूँ क्लाइंट्स के साथ। ठीक है। लेकिन जो अल्टीमेट मुझे तरीका नजर आया है पर्सनल अपनी उस ब्रांड वैल्यू को इंक्रीज करने का, अ, आसानी से, वो ये आया है। उसके बाद दूसरा तरीका है कि आप फिर किसी गोरे के साथ कोलैबोरेट कर, आप उसका पोर्टफोलियो या आप उसके उस पोर्टफोलियो की बेस पर, क्योंकि आपको उसकी फेस की बेस के ऊपर मिल सकते हैं क्लाइंट्स जो हाई पे कर रहे होंगे। अपने हमारे लोकल फेसेस के ऊपर विन करना बड़ा मुश्किल काम है। या तो मुझे आता नहीं है, या बहुत मुश्किल काम है। मैं इन दो चीज़ों पे एग्री करता हूँ। अच्छा कामरान भाई, यहाँ पे एक और चीज होती है कि लाइक हम लोग बीइंग अगर एसईओ या सम काइंड ऑफ लिंक बिल्डर या कोई भी है ना कामरान भाई, वो अपनी जर्नी वहीं से स्टार्ट करता है, और एज इट इज ना ऑल ओवर हम लोग कह लें कि वही स्किल को लेके चल रहा है। तो हम लोग क्या कामरान भाई आपके माइंडसेट के हिसाब से अगर हम लोग क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसके प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, ओबियसली एक सिंगल सर्विस तो नहीं, उसे राइटिंग भी चाहिए, कॉपी राइटिंग भी चाहिए, एड्स वाला बंदा भी चाहिए, लिंक बिल्डर भी चाहिए। तो क्या काम है भाई, एक हम लोग सोलो स्किल के साथ अपने साथ वाले स्किल सेल कर सकते हैं बीइंग अ सोलो पर्सन कामरान भाई, या फिर कर हमें सकते क्या हैं। उसे, या हमें क्या उसे अपनी एज अ टीम शो करवाना पड़ेगा उस बंदे को कि भाई ये मेरे पास बंदा लेकिन बैकएंड पे काम मैं खुद ही काम करूं? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यार मैं इसमें पहला काम, पहली चीजें हम कर सकते हैं। द आंसर लाइज इन द कोलेबोरेशन पार्ट। ठीक ओके। है। मुझे फेसबुक एड्स रन करना नहीं आते, मुझे गूगल एड्स रन करना नहीं आते, मुझे सीआरओ करनी नहीं आती। फाइन, कोई बात नहीं। मेरे नेटवर्क में बंदे अवेलेबल हैं पाकिस्तानी, जो कि, यस, ड्रॉप सर्विसिंग उसका आसान एक वर्ड है। यस, बिल्कुल। सो पहला तरीका है कि मेरा कोई दोस्त है जो सीआरओ का एक्सपर्ट है, मेरे पास एक ब्रांड आया, उसकी मंथली 10,000 ट्रैफिक है राइट नाउ। उसका रेवेन्यू फॉर एग्जांपल $5,000 है। और ये ऐसी रैंडम फिगर्स मैं आपको दे रहा हूँ। उसका कन्वर्जन रेट 0.8%, 1% के करीब है। तो मैं अपने दोस्त के साथ शेयर करता हूँ, यार ये ब्रांड चेक करो, क्या हम इसका सीआरओ के थ्रू विदाउट रनिंग एनी एक्स्ट्रा पेड एड्स एग्जिस्टिंग ट्रैफिक पे इसका रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हैं, हम इसका कन्वर्जन रेट बढ़ा सकते हैं। अब अगर वो बंदा, अब यहाँ पे आपका जो है ना आंसर, या जो टफ पार्ट है, वो ये है कि वो बंदा एक्सपर्ट होना चाहिए। है नहीं कि जो ਤੁਸੀਂ सीआरओ वाले नु काम देता है, वो अगे लौटदा पे बैठ के हूं मैं किथे देवां। ठीक है, इस तरह नहीं होना चाहिए। फिर वो बंदा उस चीज का एक्सपर्ट हो। ठीक है। तो इस तरीके से आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। आप अपनी अपनी प्राइस को अपसेल, अपने पैकेज को अपसेल कर सकते हैं। आप उसका मार्जिन रख के अपसेल कर सकते हैं। आप इसको पार्टनर कह सकते हैं कि माई पार्टनर वर्क्स इन दिस फील्ड। हाँ, और यहाँ पे एक और चीज, मेरे पास एससीओ की केस स्टडीज नहीं है, अहमद के पास हैं। अहमद बड़ा लिंक्डइन पे माशाल्लाह काफी अच्छा ग्रो कर रहा है, काफी अच्छा पोस्ट कर रहा है। मैं यहाँ पे आपको एक दफा अप्रिशिएट भी करूंगा कि तुम्हारी पोस्टें देख के, एंगेजमेंट देख के, मैंने भी एक दिन तुम्हें मैसेज किया कि भाई आर यू गेटिंग लीड्स, तुम्हें क्लाइंट्स भी आ रहे हैं। ठीक है, मतलब मेरा भी एक दफा हुआ कि यार माशाल्लाह कितनी अच्छी एंगेजमेंट कर रहा है। सो कमिंग बैक, अहमद के पास सब चीजें हैं, और मैं एक सेल्स का बंदा हूँ। मैं आऊंगा, मैं आपसे कोलैबोरेट करूंगा। मैं कहूंगा कि अहमद लेट्स सिट बैक, क्या प्राइसेस हैं, क्या चार्ज करते हो, फाइन, क्या केस स्टडीज हैं, कुछ मेरे साथ शेयर कर सकते हो। व्हाट इफ मैं तुम्हें क्लाइंट ला के दूं? अहमद कहता है कि मैं यार फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग $500 से लेता हूँ, और आगे फिर जितना बड़ा प्रोजेक्ट हो कुछ भी। ठीक है। मैं कहता हूँ ठीक है, मैं तुम्हें ला के दूंगा, जो भी क्लाइंट, जो भी हमारी प्राइसिंग फॉर एग्जांपल तय होती है, 30% मेरा। अब मुझे क्लाइंट से फॉर एग्जांपल बातचीत करना आता है, और मुझे काफ़ी अच्छी कम्युनिकेशन करनी आती है, रिलेशनशिप बिल्ड करने आते हैं। तो मैं क्लाइंट्स लेकर आ सकता हूँ। अब मैं जब किसी क्लाइंट के साथ बात करूंगा, तो मैं कैसे बात करूंगा? फॉर एग्जांपल अहमद अब एक क्लाइंट है मेरा, और अहमद बेडशीट सेल करता है गोरों को। अहमद की अपनी वेबसाइट है। अहमद मुझसे पूछेगा भाईजान आपका क्या एक्सपीरियंस है, मैं उसको बता सकता हूँ इस पॉइंट पे कि अगर मेरी आपके साथ कोलेबोरेशन है, इसके लिए जरूरी नहीं कि आपने बैठ के रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट साइन अप किए हुए, आपकी डिस्कशंस हैं, आप ओके हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं आपकी केस स्टडीज इस्तेमाल करूंगा, एंड इन केस मुझे प्रोजेक्ट आता है मैं आप ही के साथ, ये नहीं कि जनाब एथू मैं अहमद भाई चार्ज ज्यादा कर देने एदे तू केस स्टडीज ले लीए ते प्रोजेक्ट आ गया, चल हूँ किसी और के लिए, किसी और ਨੂੰ दईए प्रोजेक्ट जाके, फिर ये काम नहीं करना। ठीक है।
सो इस सारे केस के अंदर मैं एक चीज कांस्टेंट रखूंगा कि जी ट्रांसपेरेंसी जो है, ऑनेस्टी जो है, वो दोनों पार्टीज के दरमियान मेंटेन है, खसूसन मेरे एंड पे मेंटेन है। तो अब मैं क्लाइंट के साथ जब बैठूंगा ना, मैं कॉन्फिडेंस के साथ, अब मुझे एसईओ का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, स्ट्रेटजीज वगैरह बहुत डीप नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब अहमद को मैं बैठ के बता सकता हूँ कि यार हमने रिसेंटली एक लेदर के ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के लिए काम किया, हमने 6 मंथ्स में उसका रेवेन्यू $10,000 से $15,000 कर दिया है। ठीक है, हमने उसकी रैंकिंग ऐसे कर दी वैसे कर दी है। द वर्ड आई एम यूजिंग इज वी, अस, हम, ठीक है, नॉट मी। तो इसकी बेस के ऊपर आप अपने नेक्स्ट बंदे को बता सकते हैं, और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप उसको स्ट्रेट बताएं कि ही इज माई स्ट्रेटेजिक पार्टनर, वी आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। ठीक है, और वी आर टेक्नोलॉजी पार्ट, गोरे इस चीज को बड़े अच्छा वर्ड यूज करते हैं, वी आर टेक्नोलॉजी पार्टनर्स। ठीक है, आर टेक्नोलॉजी पार्टनर्स, आप उनकी वेबसाइट देखें ना, तो यूं नीचे बैज लगे होते हैं, वो हमें एक बैकलिंक प्रोफाइल बैकलिंक उन्हें सैमसंग लाया हो। ठीक है जी, जी जी। आर पार्टनर्स, ठीक है, आर क्लाइंट्स, नीचे उन्होंने सैमसंग भी ठोका होता है। खैर, तो आप वर्ड यूज करेंगे, आप कोलेबोरेशन को अंडरस्टैंड करें। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो हाउ टू कोलेबोरेट, ठीक है, हाउ टू यूज ईच अदर स्ट्रेंथ। मेरी वीकनेस है डेवलपमेंट में, मेरे क्लाइंट को डेवलपमेंट चाहिए, मैं उसको बता सकता हूँ कि यस आई हैव अ पार्टनर विद मी हु वर्क्स हु लुक आफ्टर डेवलपमेंट साइड। ठीक है, मैं आपकी इसके साथ कॉल स्केड्यूल करवा सकता हूँ। आपने भी ऑनेस्ट रहना है, नहीं कि मेरा एम्प्लॉई है जनाब, उसको आप एम्प्लॉई के तौर पे शो कर रहे हो, ये फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन द वे आउट हमारे हम फ्रीलांसर्स के पास, या वो लोग जो फ्रीलांसिंग स्टेज से अब ऊपर जा रहे हैं, एजेंसीज की तरफ जा रहे हैं, ये क्योंकि ट्रांजिशन एक मुश्किल पार्ट है। ठीक है, आप इसमें बहुत अच्छा ट्रांजिट कर जाते हैं या आप गिर जाते हैं एक दफा, ये दो टाइप के एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो कोलेबोरेशन एक बहुत अच्छा पार्ट है कि जहां आपको कोई ऑन फ्रंट कुछ पे नहीं करना पड़ रहा, काम की केस में आपके पास इनकम आ रही है, और काम की ही केस में आप किसी को रिस्पॉन्सिबल हैं पे करने के लिए। जी कामरान भाई, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह हमें 1 आवर हो गया है और आप कंटिन्यूसली माशाल्लाह हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कामरान भाई आंसर करने के लिए सारे क्वेश्चंस का। सो अब ऑडियंस से कुछ इंसाइट्स लेते हैं, तो उनसे जानते हैं कि उनके जो भी क्वेश्चंस हैं, आप भाई वो अपने एंड से माशाल्लाह काफ़ी अच्छा ट्राई करेंगे उन्हें आंसर करने का। सो सबसे पहले जिनके जो क्वेश्चंस है काइंडली अपने हैंड रेज कीजिए। विदाउट हैंड रेज और चैट बॉक्स में जो बंदे स्पैम कर रहे हैं उनका मैं आंसर कोई नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है, मैंने इतने सेशंस किए हैं कामरान भाई, ये स्पैम करते ही रहते हैं कि कॉपी किया हुआ पेस्ट पेस्ट पेस्ट। जो जिसका जो कोई क्वेश्चन है यार कोई पहले बात कोई पहले बात वो स्टेज के ऊपर आए, अपने हैंड रेज करे, अगर वो कर सकता है। अगर सम काइंड ऑफ उससे कोई इशू है तो देन इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू फिगर इट आउट। जी सबसे पहले मैं आयशा जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सो तो एक बार आप क्वेश्चन है कि हाउ टू रेज हैंड भाई। यूट्यूब वीडियो देखनी राइट हो जल्दी जल्दी से। तो ओके। जी मैं कामरान भाई आयशा बल्कि मैं आपको ही होस्ट कर देता हूँ ताकि आप उन्हें आप करते रहिए चेकआउट। लेट मी मेक यू होस्ट। जी कामरान भाई मैंने आपको ना होस्ट कर दिया है, आप उन्हें अनम्यूट करके ना सिंपली आगे जा सकते हैं। ओके, सो किसका क्वेश्चन है? जी आयशा, आई थिंक ये इनका इन्होंने पहले हैंड रेस किया हुआ है। आयशा का क्वेश्चन है, आयशा को हम अनम्यूट करते हैं, चलें। परफेक्ट। आयशा आपके पास ऑप्शन आएगा अनम्यूट का, आप उस पर क्लिक करें, आप अनम्यूट हो जाएंगे। आई थिंक वो यहाँ पे बैठी नहीं है, या कामरान भाई एक दफ़ा एक अगेन ट्राई कर लीजिए, अगर नहीं बैठी तो देन मोहम्मद सुहेब भाई के पास चलते हैं। हम सोहेब भाई के पास चलते हैं, देन हम देखते हैं दोबारा हमें कुछ जी आता है या नहीं। जी जी श्योर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, नॉलेज काफ़ी नॉलेजेबल था मेरे लिए। मैं अपना एक स्टोर बनाया हुआ है वो कॉमर्स पे, तो मैं अभी न्यू हूँ उसमें। तो मेरी यही कोशिश है, अभी फ़िलहाल मेरा स्टोर एक अच्छे कीवर्ड के ऊपर सेकंड पेज पे पड़ा हुआ है। तो मुझे इधर मेरे दोस्त हैं एसईओ स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने आपका रिकमेंड किया था कि ये ज्वाइन करें। तो मुझे जो इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं ना उसमें, आपने सबसे पहले वो टेक्निकल में इंटरनल लिंकिंग का सॉरी पेजेस का बताया था, इंडेक्सिंग का। तो मुझे जो इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे थे, मैं काफ़ी टेंस था इस बारे में कि जो फ़िल्टर्स पेज है ना वो इंडेक्स नहीं हो रहे थे।
तो मुझे था शायद इनको इंडेक्स करना है। मेरी एक तो ये बात क्लियर कर दी आपने कि इनको इंडेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इस स्ट्रक्चर को ख़राब कर देते हैं। नहीं नहीं, वेट अ मिनट। जी, जी। जो फिल्टर्स शॉपिफाई के अंदर 90% ऑफ द टाइम फिल्टर्स जो बने हुए होते हैं वो उनको नो इंडेक्स ही रखते हैं, क्योंकि फिल्टर्स टैग पेजेस बनाते हैं। टैग पेजेस बेसिकली पेरेंट सिलेक्शन के चाइल्ड पेजेस क्रिएट हो जाते हैं, जो डुप्लीकेट कंटेंट के तौर अ, पे कंसीडर होते हैं। तो इस वजह से हम उसको करते हैं। लेकिन अगर आपकी सिलेक्शन के साथ जो आपके फिल्टर्स बने हुए हैं वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में है, और दूसरा अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर इस चीज को कर रहे हैं और वहां आप कीवर्ड कैनिबलाइज नहीं कर रहे हैं, आपके फिल्टर फॉर एग्जांपल आईपैड आप सेट कर रहे हैं, और आईपैड के अंदर जो बेसिक कैटेगरीज बनती हैं, आईपैड एयर, आईपैड मिनी, आईपैड प्रो बनती हैं। आप साइड पे एक फिल्टर बना देते हैं आईपैड फॉर किड्स। अब आईपैड फॉर किड्स पे कोई क्लिक करता है तो वो एक नए यूआरएल पे चला जाता है। अगर मैं वर्डप्रेस यूजर हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं उस चीज को, उस फिल्टर वाले यूआरएल को एक स्पेसिफिक कैटेगरी पेज बनाऊंगा, ताकि जब कोई उस फिल्टर पे क्लिक करे ना तो वो एक कैटेगरी पेज पे जाए। अब क्योंकि वो पेज इटसेल्फ एक कैटेगरी पेज होगा, तो वो गूगल में इंडेक्स करना और फाइन, कोई मसला नहीं है। वो इंडेक्स करेंगे तो आपकी रैंकिंग या आपको नए कस्टमर क्वेरीज रिसीव होंगी, या नए कस्टमर रिसीव होंगे जो परचेज करना चाहते हैं बच्चों के लिए आइटम। ब्रदर अगर आप सॉरी, शॉपिंग में, जी जी, एक्चुअली ना आपके साउंड का थोड़ा सा इशू आ रहा है, या शायद मुझे अकेले को आ रहा है या सभी को आ रहा है, ये मुझे नहीं पता चल रहा। जो अहमद बंदे ना हाँ, अब ठीक है। कामरान अब भाई, जो ठीक है। बंदे हैंड्स फ्री वगैरह नहीं ना यूज कर ले, उनके लिए थोड़ी डिफिकल्टीज है, नहीं, क्योंकि मैं सम काइंड हेडफोन ऑफ यूज़ कर आप रहा हूँ एक्चुअली। आपका ना साउंड ना क्लटर कर जाता है, या अपनी ना वॉइस ऑफ टोन छोड़ जाता है एकदम से, वो पीक अच्छा। जो उसकी होती है। जी जी। जी, जी, ठीक है। अच्छा भाई, एक और चीज़ है कि अक्सर पेजेस के साथ ना फ़ीड आ रहा होता है, हाँ जी। तो उनका क्या सॉल्यूशन है? वो भी इंडेक्स नहीं हो रहे होते। नहीं, फीड वाले पेजेस की जरूरत भी नहीं है उनको इंडेक्स रखने की। नहीं ज़रूरत है। हाँ, बिल्कुल। ओके, ये तो थे मेरे इंडेक्सिफिकेशन की तरफ से, ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे, ये तो क्लियर हो गए। अब एक और चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपने इंटरनल लिंकिंग की बात की थी, लाइक जी आपने बात की कि हम एक ई-कॉमर्स स्टोर बनाते हैं, उसपे एक ब्लॉगिंग की कैटेगरी बना देते हैं और उधर हम ब्लॉग्स डालते हैं। मैं ये भी काम कर रहा हूँ, मतलब किया है मैंने, थोड़ी सी परफॉर्मेंस भी देखी। अब मैं थोड़ा-सा आपसे गाइडलाइंस लेना चाह रहा हूँ इंटरनल लिंकिंग के बारे में, कि ब्लॉगिंग की जो एक ब्लॉग डाली है, उसमें इंटरनल लिंकिंग का स्ट्रक्चर थोड़ा-सा कैसा होना चाहिए? मतलब कितने लिंक्स होने चाहिए, होम पेज के कितने होने चाहिए, या फिर ऐसा कुछ? यार, रेलिवेंसी मेंटेन करते हुए आपने लिंक लगाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा ब्लॉग है व्हाट इज लेदर बैग, या व्हाट इज ऑफिस लेदर बैग, कुछ भी। ये बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये कस्टमर जर्नी के अंदर टॉप ऑफ द फनल क्वेश्चन बनता है। अब मैंने जब वो ब्लॉग लिखना है तो उसको मैंने इंटरनली लिंक करूंगा पहले तो किसी ऐसे ब्लॉग के साथ जो, अब मुझे, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि व्हाट आर लेदर बैग या वो व्हाट वाली कंडीशन पूरी हो गया, मुझे बेस्ट वाली क्वेरीज को टैकल करना है। तो मैं उसको लिंक करूंगा आगे बेस्ट वाले सेक्शन के साथ। नंबर वन बेस्ट वाले सेक्शन के साथ, और नंबर टू जो उससे रेलिवेंट कलेक्शन होगी उसके साथ। ठीक है, अब आप बात करें कि कितने, नॉट क्लियर, पहले साउंड मेरी ठीक आ रही थी। जी जी, कामरान भाई सारे सेशन में बिल्कुल परफेक्ट थी, अभी जाके कुछ मतलब सम काइंड ऑफ लैप यार आ माइक, रहा है। माइक भी वही है। और अब ठीक है एक्चुअली कामरान आई भाई, अब थिंक जब आप आपका हाथ आगे आ क्लोजली बोलते जाता हैं है। ना, क्लोजली बोलते हैं देन बिल्कुल ओके है। ओके, हाँ जी कामरान, अब ठीक है। ओके फाइन। तो जी, जी। उसका कोई डायरेक्ट क्राइटेरिया नहीं है कि आपने 8 लिंक्स इंटरनल लिंक्स लगाने हैं या आपने 9 इंटरनल लिंक्स लगाने हैं। ठीक है, आप सिंपली, अगर एक आपका 1000 वर्ड्स का फॉर एग्जांपल आपने ब्लॉग लिखा है, 5-6 पैराग्राफ लिखे हैं, और आप हर पैराग्राफ में भी 1-2 लिंक लगाते हैं, फाइन, कोई मसला नहीं है। आपने जिस पेज के साथ उसको इंटरनल लिंक करना है उससे मैं बोला, आपने जिस पेज के साथ इंटरनल लिंक करना है, आपने एक बार इंटरनल लिंक करना है। ठीक है, 2 बार इंटरनल लिंक नहीं करना है एक ही पेज को, और रेलिवेंट रेलिवेंट रहते हुए इंटरनल लिंक करना है। दैट्स फाइन, कोई इसका issue नहीं। थैंक यू। और एक वैसे छोटा-सा आखिरी क्वेश्चन है मेरा। जी तो जी। हमने जब ब्लॉग पोस्ट कर दी है, मैं ऐसे करता हूँ कि मैं सर्च कंसोल में जाके देखता हूँ मेरा कौन सा कीवर्ड पिक कर रहा है, वो कौन सा हम्म, कीवर्ड मतलब इम्प्रेशंस ले रहा है, मैं उस ठीक पे है। जाके करता हूँ ब्लॉग हम्म। पोस्ट। तो क्या ये बेस्ट है या बेहतर है या कैसे? हाँ, बेहतरीन है। ऐसे ही हमें करना चाहिए कि जो हमारा
सर्च कंसोल है वो सबसे बेस्ट एक्यूरेट डाटा हमें देता है। बाद बात हम कलेक्शन पेजेस को देखते हैं तो एक चीज़ होती है एसक्यू में रेजेक्ट्स के नाम से। ठीक है, तो वो आपको व्हाट हाउ आप सिंपली चैट जीपीटी करें, गिव मी एसईओ रेजेक्ट्स सो आई कैन फाइंड अपॉर्चुनिटी इन गूगल सर्च कंसोल। आप सिंपली वो एक स्ट्रिंग आपको एक क्वेरी देगा, वो वहाँ पे डालें, आपकी वो तमाम क्वेरीज आ जाएंगी जो क्वेश्चन की फॉर्म में लोग आपके प्रोडक्ट से रेलिवेंट फाइंड आउट कर। ठीक है, तो आपको बेहतरीन उसके अंदर से आइडियाज मिल जाएंगे। आप उनके ऊपर सेपरेट बना सकते हैं, सेक्शन बना सकते हैं। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया, मेरे सारे क्वेश्चन क्लियर हैं, अब आप मूव ऑन कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। जी सुहेब भाई अपना हैंड डाउन कर दीजिए काइंडली, जिन जिन जो जो क्वेश्चन आप जिन्होंने पूछ लिए। थैंक यू। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं माजिद साहब से। लेट्स अनम्यूट। अभी अहमद आवाज ठीक आ रही है? जी काम अब ठीक आ रही, बिल्कुल परफेक्ट आ रही, लेकिन यार समहाउ पता तुम्हारे नहीं है। तुम्हारे जूम का मसला है, मैं तो यही कहूंगा। वही माइक है, वही कुछ है, ये क्या बात हुई? अच्छा चलो जी, अब ठीक आ रही है। जी जी। हाँ जी, माजिद साहब आप अनम्यूट हैं, आप बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम कमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। कमरान भाई, मैं इंडिया से हूँ। मैं डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में 3 साल से हूँ, तो मेरे पास भी स्टोर बहुत है, क्लाइंट से भी। मुझे बस एक सवाल ये पूछना था, जो मतलब प्रोडक्ट कलेक्शन पेज में प्रोडक्ट लिस्ट नहीं होती, वो टैग मतलब हेडिंग के साथ यूज़ करना चाहिए, नॉर्मल टैग में रहना चाहिए? मैं उसको H2 हेडिंग में रखता हूँ, या मैं रिकमेंड H2 हेडिंग्स में करता हूँ। अच्छा, तो ये सही काम करता है? मतलब प्रैक्टिकल आपने देखा? क्योंकि मैं मेज़र करता रहूँ तो हेडिंग वाला मतलब कि काम ही नहीं करता, रैंकिंग ही नहीं आती है, लेकिन लोग रिकमेंड करते हैं कि उसको स्थिर रखा जाए। हाँ, आप देखें कि आप किस निश में काम कर रहे हैं, उसके सर्फ एनालिसिस में टॉप पे जो साइट्स आ रही हैं वहाँ पे हेडिंग स्ट्रक्चर किस तरीके से होगी। लेकिन जो एक वर्ड उसको एक ट्रेडिशनली हम लोग स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं वो हेडिंग स्ट्रक्चर होता है, और मैं उसको H2 रिकमेंड करता हूँ। अच्छा अच्छा, थैंक यू कमरान भाई। और एक सवाल मेरा है कि जो कलेक्शन के नीचे हम बिलो बॉडी मतलब जस्ट एबव द फूटर हम लोग जो टेक्स्ट ऐड करते हैं, 100 वर्ड टू 200 वर्ड, वो क्या सही है? करें, बिल्कुल रेलिवेंट रहते हुए करें। बहुत लेंथी भी ना करें, 200-300 वर्ड्स तक का कंटेंट रखें विद इन द स्ट्रक्चर। यानी जब मैं स्ट्रक्चर कहता हूँ तो रेलिवेंसी मेंटेन करते हुए आपका एक बनेगा, एक कलेक्शंस बनेगी। उन कलेक्शंस को इंटरनली लिंक कर सकते हैं, दूसरी कलेक्शंस को भी इंटरनल लिंक कर सकते हैं, और जिस कलेक्शन के ऊपर आप बात कर रहे हैं उससे रेलिवेंट गाइड्स के ऊपर जो आपने ब्लॉग्स लिखे हैं उसको भी इंटरनल लिंक कर ओके कमरान भाई, थैंक यू सो मच। सकते हैं। बेहतरीन हो गया। सो लेट्स अनम्यूट गोहर साहब। लें जी, आप अनम्यूट हैं। Assalamualaikum. Thank you so much. Um, I wanted to ask about the marketing agency skills. What exactly? Because I have skills on some of those attributes like blogging, and, email marketing, Canva expert, uh, social media handling, हम्म, and a little bit of Upwork bidding. So that's the main things I do. How and I have like 8 months experience. So how much am I worth in the market? मेरे पास कोई आंसर नहीं है भाई, वेरी सॉरी इसका। अच्छा, मैं कामरान भाई ऐड करता हूँ यहाँ पे चीज। गौर भाई सर, हाँ, सबसे पहले ना आपको पता होना चाहिए कि यार आपका मेन स्किल क्या है यार। आप हर काम कर रहे हो यार, अब डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो अपने जाके उधर पब्लिकली ऑडियंस में जाके, या कि सोशल प्लेटफॉर्म पे फाइवर पे भी जाओगे या पर्सनल ब्रांड क्रिएट करोगे, तो लोग आपको कैसे जानेंगे यार। आप डिजाइनर भी हो, एडिटर भी हो, मार्केटर भी हो, इस तरह कोई आपको नहीं लेगा। आप हर फन मोला बने हुए हो यार। पहले एक स्किल सेट को पकड़ो, उसमें इंप्रूव करो, उसके साथ आप मल्टीपल स्किल को आप स्केल कर सकते हो या सेल आउट कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप पाई को ना एक स्किल को लेके जाना चाहिए, चाहे वो जोन सा मर्जी चूज कर लो जो आपके लिए प्रोफिशिएंट है। okay, right. आपने आपने डिफरेंट चीजें इसमें बताई, तो आपको सबसे ज्यादा आपके पैसे कहाँ से बने? दो तीन चीजें जो अभी आपने बताई। अभी तो मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहा हूँ इधर एज अ मार्केट डिजिटल मार्केटर। इधर सारे टास्क जो भी मार्केटिंग से रिलेटेड होते हैं मुझे बता देते हैं तो मैं करता हूँ। मसलन क्या टास्क? मसलन में
ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स लगा देता हूँ, पर्सनलाइज्ड ईमेल्स हो जाती हैं। वीडियो एडिटिंग, कैनवा पे ओवर 500 टेम्पलेट्स बना चुका हूँ मैं। और मेनली अगर मैं ज्यादा कहूँ कि सबसे ज्यादा अच्छा हाथ सेट तो वो कैनवा पे है, ब्लॉग्स पे और ईमेल मार्केटिंग पे। आपने सबसे अच्छा भी कहते हुए तीन चीजें गिना दी हैं। मैं आपको हाँ जी। रिकमेंड करूंगा, अगर आपको ईमेल मार्केटिंग अच्छी सी आ गई है करना, और आप जिस भी एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं आप उनको रिजल्ट्स डिलीवर कर रहे हैं, तो इन अ लॉन्गर रन आप अपने लिए ईमेल मार्केटिंग को चूज कर सकते हैं कि यार अगर आपका इंटरेस्ट है उसके अंदर। ठीक है, राइट। एक अच्छी स्किल है। और अगर आपको पैटर्न पता चल गया है कि यार डाटा कहाँ से निकालना है, डाटा को मैच्योर कैसे करना है, रॉ डाटा को फाइन ट्यून कैसे करना है, फिर हमने आउटरीच कैसे करना है, और कैलेंडर कॉल तक कैसे लेकर आना है किसी को, अगर आपका ये जर्नी कंप्लीट हो गई है तो फिर तो आप बड़े आराम से $1000 के बंदे तो हैं ही हैं भाई, बड़े आराम से। ठीक है, तो हाँ। इधर एक मुझे बताएं, इधर लोकल रेट पे अगर हम बात करें इधर यार पाकिस्तान में इसका क्या होता है? बट लोकल मैं आपको कोई उस तरीके से फिगर नहीं दे सकता, लेकिन आप 1 लाख को अपने माइंड में कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपने बताया कि भाई आपको सिर्फ अभी 8 मंथ्स हुए हैं, तो मैं जी। आपको रिकमेंड करूंगा कि फिलहाल आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड, इस चीज़ पे फोकस करें कि व्हाट इज़ माई वर्थ। आप इस चीज़ पे फोकस करेंगे व्हाट आई कैन डू। ठीक है, ताकि आप जी। कॉन्फिडेंस से 2 मंथ्स काम करने या 3 मंथ्स के बाद आप कॉन्फिडेंस से किसी एक चीज़ पे कह सकें कि यस मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। तब फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि यस अब मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तो अब मेरी क्या डिमांड है या मेरी क्या वैल्यू बनती है इन टर्म्स ऑफ मनी। राइट। थैंक यू सो मच। चलिए जी, ओके। सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं शराफत अली साहब का। ओके जी, शराफत से हम अनम्यूट कर देते हैं। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वैसे तो मेरा ई कॉमर्स एसईओ से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं मतलब दूसरा ना ब्लॉगिंग और इस तरह की ना जो एसईओ है दूसरी ई कॉमर्स से हटके, मतलब वो अभी सीख रहा हूँ। लेकिन सर इसका ना ई कॉमर्स का एक क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल हमारी एक वेबसाइट है जी जी। और उसके ऊपर डिफरेंट प्रोडक्ट हम सेल करते हैं, लाइक टी शर्ट हो सकती हैं, शूज हो सकते हैं। और जो एक कैटेगरी है ना टी शर्ट वाली, तो उस के अंदर भी डिफरेंट प्रोडक्ट है, लाइक वो कलर वाइज हो सकती हैं और साइजेस उनके हो सकते हैं। तो सर वो प्रोडक्ट की एसईओ करेंगे या पूरी कैटेगरी की करेंगे? तो इसके अंदर आप पे डिपेंड करता है कि आप किस स्ट्रेटजी के तहत चलते हैं। अगर मेरे पास कलेक्शन बहुत बड़ी है तो मैं कलर्स के ऊपर भी कैटेगरीज बना दूंगा। ब्लैक टी शर्ट के ऊपर भी कैटेगरी बना दूंगा, ब्लू टी शर्ट के ऊपर भी कैटेगरी बना दूंगा, येलो टी शर्ट के अंदर भी कैटेगरी बना दूंगा। मैंने कैटेगरीज के थ्रू बड़े कीवर्ड्स को मैंने कैटेगरीज पर ले आया, और अब कैटेगरीज के अंदर प्रोडक्ट्स को मैं यूनिक नेम्स दूंगा। बिल्कुल यूनिक नेम्स होंगे। फॉर एग्जांपल सेंट्स एंड स्टोरीज है, सेंट्स एंड स्टोरीज के परफ्यूम्स बहुत मार्केट में उसके एड्स आते हैं। मैं बहुत सारे उसको वो आ रही होती है मेरी फीड में उसके एड्स। उन्होंने अपने एक परफ्यूम का नाम रखा हुआ है कैच 22। ठीक है, या इस तरीके के उनके और परफ्यूम्स हैं, सोच के नाम से परफ्यूम है या कुछ इस तरीके से है। अब डे वन पे जब वो इस परफ्यूम को या इस प्रोडक्ट को बना रहे थे, तो गूगल में तो कोई सर्च नहीं करता था सोच परफ्यूम। लेकिन उन्होंने बनाया उसको, उन्होंने मार्केट किया जिस तरीके से भी किया, उसकी एक डिमांड जनरेट करवाई। अब लोग उसको सोच परफ्यूम या गूगल पे जाके सर्च करते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या, उन्होंने यूनिक नेम्स दिए अपनी प्रोडक्ट्स को। जब अपनी प्रोडक्ट्स को यूनिक नेम्स दिए, इन दैट केस आपकी फिर जो मेरी जो पहली जो मेरा पहला पॉइंट था कि कलेक्शन पेजेस मैं क्रिएट करूंगा, फिर वो चीज़ फुलफिल हो पाती है। जहां तक बात है साइजेस की, तो साइजेस को मैं विद इन द प्रोडक्ट ही रखूंगा, लेकिन उसको एज अ वेरिएंट के तौर पे रखूंगा। ठीक है, और वेरिएंट्स जो है वो जी मेरे सर। ओरिजिनल जो मेरी आप कह लो मास्टर कॉपी होता है या जो मेन आपका यूआरएल होता है, वो उसके साथ कैनोनिकलाइज हुए हुए होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने जी उस सर। चीज को डिफाइन करते हो। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं अली हमजा का, आस्क टू अनम्यूट। यार बड़ी तुमने क्लास बनाई भी है अहमद,
जबरदस्त यार। कामरान भाई आज तो थोड़े बंदे आए हैं, वैसे 100 फुल ही होती है माशाल्लाह, क्योंकि रात का टाइम है ना कामरान भाई, इसीलिए। शर्मिंदा कर रहे हो। नहीं 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 कामरान भाई, क्योंकि ना यहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस है कामरान भाई, कोई एसईओ वाला बंदा, लिंक बिल्डिंग है, सम काइंड ऑफ, इसीलिए। नहीं नहीं, कैसे जी मजाक जी करना, चलें जी जी। जी माशाल्लाह। अहमद साहब, अली भाई आप अपना क्वेश्चन पूछें। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम Thanks for अस्सलाम। your precious time. And सर मेरा क्वेश्चन है कि मैं एक वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ रिसेंटली, और उस पे ना सर लॉगिन हमारे पास एक पेज है, हम्म। और जब भी कोई बायर आता है या कोई मतलब अपना लॉगिन अपना करता है ना सर वेबसाइट पे, मतलब कोई बायर अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट परचेज करता है, उसके बाद वो फीडबैक देना चाहता है, या मतलब कोई भी अगर आकर हमारे पेज पे लॉगिन करता है हमारी वेबसाइट पे, तो वो पेजेस हमारे जो है ना सर बार बार क्रॉल हो रहे हैं, उसके बाद इंडेक्स हो रहे हैं। तो इसका हम्म। सर सोल्यूशन बता दें कि उनको किस तरह हम उनको रोबोट टीएक्सटी में डाल दें, या उनको हम किस तरह से सर ब्लॉक करें, कि नॉर्मली काइंडली। तो, हाँ नॉर्मली इस तरह की जो जो डायरेक्टरी विद इन द वेबसाइट के इंटरनल पेजेस होते हैं, नंबर वन वो नो इंडेक्स पे होते हैं, ठीक है। और नंबर टू वो उस पे उसको हमने ब्लॉक रखा हुआ होता है, इंटरनली ब्लॉक्ड होते हैं वो पेजेस रोबोट्स फाइल के थ्रू। जी जी। लेकिन सर अगर हमारे पास अगर कोई नया बायर आता है, मतलब हर दफा वो एक नया बंदा आकर लॉगिन करता है, तो फिर हम उसको किस तरह से मतलब सॉर्ट आउट करेंगे। आपकी वेबसाइट ये बनी हुई किस प्लेटफॉर्म पे है? सर लारा वेल पे है, ये कस्टम है। ठीक है यार, उसके लिए इसका फिर मेरे पास राइट नो आंसर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अ, इसके लिए आपको जी अपने जी। डेवलपमेंट टीम के साथ देखना होगा कि कैसे आप उस चीज़ को स्टॉप कर सकते हो कि आप आपके हर कस्टमर की पेज के ऊपर वो नया पेज जो क्रिएट कर रहे हैं वो ना करें, ठीक है। उस चीज़ को वो इंटरनली जी जी। बैकएंड के मैनेज करें। जी जी। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है? आयशा को हम अनम्यूट करते हैं, देखते हैं किस। जी जी कहाँ। तो आई थिंक वो अवेलेबल नहीं है। चलिए, और कोई किसी का कोई क्वेश्चन लेते हैं हम। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, वो हैंड रेज नहीं कर सकता, तो काइंडली चैट बॉक्स में वो पूछ सकता है, कानून भाई अवेलेबल है। अगर कोई लिखना चाहे तो, आई हैव अ क्वेश्चन, उमैर भाई कह रहे हैं। जी उमैर भाई, यू कैन राइट। हाँ। Can you guideline about how to approach Shopify client for getting his project and earn his trust? आप उसके साथ अपने रिजल्ट्स शेयर करें जो भी आपने प्रीवियसली किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, आप 10 डिफरेंट स्टोर ओनर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, तो पहली तो बात यह है कि आप स्ट्रेट पहले ही मैसेज में पिच ना करें किसी को। अगर आप फॉर एग्जांपल लिंक्डइन पर हैं तो दोस्ती दोस्ती यारी बनाएं, ठीक है। उसके साथ उससे जर्नी पूछें कि यार तुम्हारा स्टोर मैंने देखा है, बड़ा प्यारा है, इस तरह उस तरह, ठीक है। और रेवेन्यूज को थोड़ा बहुत डिस्कस करें, ठीक है। और फिर आप उसको 3-4 कन्वर्सेशंस के बाद आप उसको शेयर करें कि यार मैंने रिसेंटली एक स्टोर पे काम किया और उसके कुछ एरर्स मैंने फिक्स किए हैं एंड उसकी ट्रैफिक बड़ी अच्छी इंप्रूव हुई है एंड आई रियली फाउंड दोज एरर्स इन योर स्टोर, ठीक है। सो इफ यू लाइक आई कैन शेयर एन ऑडिट विद यू, ठीक है। और अगर वो इंटरेस्टेड हुआ, यस श्योर प्लीज शेयर, तो उसको 5-10 मिनट की लॉन्ग वीडियो बना के भेजें। फिर वो वीडियो अच्छी होनी चाहिए, इंगेजिंग होनी चाहिए। और उसी वीडियो के अंदर अपने करंट जो भी केस स्टडी आपके पास थी या जो चीज़ आप बता रहे थे उसको कि मैंने किया है, वो उसके साथ फिर स्टैट्स खोल के शेयर करें, सर्च कंसोल दिखा के उसको स्क्रीन रिफ्रेश करके मैं कहूँगा उसको उसके साथ शेयर करें। तो इवेंचुअली कुछ ना कुछ लोग आपके साथ क्लोज होंगे, ठीक है। बहुत कम होंगे जो एकदम फौरन क्लोज हो जाएंगे, लेकिन कुछ होंगे जिनके माइंड में आपने अपनी पोजीशन बना ली है। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप उनको वो कर सकेंगे, क्लोज कर सकेंगे, या वो आपसे लाजमी रब्ता करेंगे। हाउ टू इम्प्रूव मेल मार्केटिंग?
मेल मार्केटिंग क्या चीज़ है? ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग का यार मैं आपको फिलहाल कुछ गाइड नहीं कर सकता। कैनोनिकलाइजेशन शॉपिफाई स्टोर्स पर मोस्टली नजर आता है बट नॉट ऑन वर्डप्रेस यूजिंग वूकॉमर्स, व्हाई इज दैट, एनी रीजन व्हाई शॉपिफाई हैज और रेट? हाँ जी, 90% 95% स्टोर्स के अंदर आपको ये इशू नजर आएगा। ये उसके स्ट्रक्चर का इशू है। अब स्ट्रक्चर में वो कहाँ से चीज क्रिएट होती है, कहाँ से नहीं होती, स्ट्रक्चर जाने खुद ही बुला जाने, मैंने कोई नहीं पता, ठीक है। हम जो है उसके जो मेन उसके इश्यूज हैं उसको हाईलाइट करके उसको बता सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट शॉपिफाई जो है उसके अंदर टेक्निकल बहुत सारे एरर्स पड़े हुए होते हैं। और मैंने बहुत सारे एसईओ को देखा कि वो कहते हैं शॉपिफाई एसईओ मुश्किल है, जबकि मुझे आसान लगती है, क्योंकि मुझे पहले से ही नजर आता है कि यार ये तो पहले से ही स्टोर के इतने सारे इश्यूज हैं, यही ठीक करके हम अच्छा वाला रेवेन्यू निकाल सकते हैं या ट्रैफिक इंक्रीज कर सकते हैं। ई कॉमर्स, वर्डप्रेस, जो आपका बजट हो, आप शॉपिफाई थोड़ा सा महंगा है, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल आज एक स्टोर स्टार्ट कर रहे हैं और आप अपने आप के साथ अहद करते हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ्स मैंने इस स्टोर के साथ पक्का रहना है, ठीक है। तो स्ट्रेट आपका $30 अगर मंथ का खर्चा है तो $300 आप सेपरेट कर लें, ठीक है। तो फिर आपको सस्ता लगेगा, शॉपिफाई कोई मसला नहीं होगा। तो हाँ, थीम्स को थोड़ा सा कस्टमाइज करना वहाँ पे आपकी कॉस्ट आएगी, ठीक है। अदरवाइज थीम को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप एडिट करना इट्स इजी, वो कोई इतना इशू नहीं है। तो लेकिन अगर आपके पास बजट कम है तो वर्डप्रेस एक अच्छा ऑप्शन है। अगर हमारी कलेक्शन पेज में कम प्रोडक्ट्स हैं एज कम्पेयर टू हेलो। कंपेटिटर्स तो रैंकिंग मिलेगी? हाँ जी, बिल्कुल रैंकिंग रैंकिंग मिलेगी। और लेकिन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैटर करती हैं ई कॉमर्स एसईओ के अंदर, कि आपकी कलेक्शन के अंदर बड़ी लिमिटेड सी प्रोडक्ट्स हैं और कंपेटिटर्स की ज़्यादा हैं, तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का ज़्यादा होना और उनका नेमिंग स्ट्रक्चर और प्रोडक्ट्स की ऑन पेज एसईओ ये लिंक कर रहा होता है उस कलेक्शन को रैंक करने के अंदर। जी हेलो। जी जी, कामरान भाई आवाज नहीं आ रही आपको? हाँ मुझे आवाज़ आ रही आ, थी, मैंने हेलो आ, सुना था। जी मेरे ख्याल से आयशा ने आई थिंक माइक ओपन किया था, आई एम नॉट रॉन्ग। आप इन्हें अनम्यूट कर सकते हैं, चेक कर लें अगर वो अवेलेबल है। तो हमारे पास कोई टेक्स्ट क्वेश्चन तो फिलहाल कोई और नहीं है, नहीं। ठीक है। और इंडिविजुअल प्रोडक्ट पेज सिंपल, उस प्रोडक्ट पेज की एसईओ करें, ऑन पेज कंप्लीट करें, स्कीमा स्कीमा डालें उसका, और फिर आप दुआ करें बैठ के, और कुछ बैकलिंक्स क्रिएट करें, और क्या कहते हैं उसके साथ ब्लॉग्स क्रिएट करें, उसको इंटरनली लिंक करें, ठीक है। अगर तो आपके प्रोडक्ट पेज प्रोडक्ट्स की इटसेल्फ अवेलेबल है, प्रोडक्ट डिमांड अवेलेबल है, जैसे टेक में गैजेट्स होते हैं आपके पास, ठीक है। ईयर ईयरबड्स फॉर सेल एक कैटेगरी कीवर्ड है, लेकिन जीरो ईयरबड्स एक प्रोडक्ट है, ठीक है। जीरो के आगे उसने फिर, अगर आप जीरो लाइफस्टाइल की वेबसाइट पे जाएं, उनके प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा उनके नेम्स को अंडरस्टैंड करें, तो पहले तो नहीं किसी को पता था कि क्वांटम जी बर्ड क्या है, फलाना बर्ड क्या है। लेकिन अब क्या है कि अब वो कीवर्ड्स आपको टूल्स के अंदर अवेलेबल मिलेंगे, उनकी सर्चेस मिलेंगी। उसकी रीजन है कि उन्होंने कुछ नाम खुद से बनाए, यूनिक नेम्स बनाए। तो इसी तरीके से हम नेम्स बनाते हैं बाजू का। अच्छा कामरान भाई, यहाँ पे ना एक मेरा क्वेश्चन है, सम हम्म, काइंड ऑफ लाइक मोस्टली अगर लोग जो थोड़े एडवांस लेवल पे हैं उनके लेट वो भी साइट्स ले सकते हैं, बिगिनर्स लेवल पे भी लोग ले। अच्छा कामरान भाई, ड्यूरिंग क्लाइंट कम्युनिकेशन वो हमसे ना कामरान भाई मोस्टली ये क्योंकि क्लाइंट को कंसर्न है, उसको ये नहीं पता आप कौन सी टैक्टिक्स ले रहे हो भाई, पीआर कैंपेन्स हैं, ऑप्टिमाइजेशन ऑन पे, टेक्निकल इकोनॉमिकल, ये उससे नहीं कंसर्न। उसे बस अपने पैसे से कंसर्न है कि भाई मेरा 5 रुपया कमा रहा था, आज आपने 10 रुपया करके देना या नहीं देना, कितना टाइम हम्म। पीरियड लगेगा। तो ड्यूरिंग कम्युनिकेशन कामरान भाई आप किस तरह टैकल करते हैं कि यार वो अगला बंदा एक रोड मैप मांगता है, एक केपीआईज मांगता है, लेकिन एसयू में तो कामरान भाई हम लोग एक प्रॉपरली उसे नहीं ना दे सकते कि यार हम लोग एक मंथ के अंदर 10,000 ट्रैफिक कर देंगे या एक मंथ के अंदर आपका 20,000 रेवेन्यू कर देंगे, तो हम लोग एक पर्टिकुलर माइलस्टोन नहीं दे सकते। तो एट दैट स्टेज आप किस तरह से इस चीज को टैकल करते हैं अगर अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं क्लाइंट के साथ? तो जी कामरान भाई। यार एक फिगर तो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, लेकिन हम एक रेंज प्रोवाइड कर सकते हैं, ओके। ठीक है।
बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस। ठीक है। सो एक चीज जिसके ऊपर सबसे पहले जो टेक्निकल लेवल के इश्यूज हैं इसको देख के आप डिफाइन कर सकते हैं कि यस हम कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ क्लाइंट को कि तुम मुझे अपने 3 मंथ्स का कंसोल का डाटा दिखाओ। ठीक है। पास्ट 3 मंथ्स का मुझे वहाँ पे CTR नजर आता है 0.2%, 0.5%। ठीक है। एवरेज पोजीशन मैं देखता हूँ मुझे नजर आती है 25-30 के करीब। दैट मीन्स के इन दो इन दो इनसाइट्स की बेस के ऊपर मैं उसको 3-4 चीजें बता सकता हूँ। नंबर वन, अब उसने मेरे साथ अपनी वेबसाइट शेयर की थी और मुझे पता है कि इसकी वेबसाइट में बेसिक लेवल की इंडेक्सिंग, डुप्लीकेट पेजेस, ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये एरर्स अवेलेबल हैं, मैं इनको सॉल्व कर सकता हूँ। ये पहला मेरे पास मुझे कॉन्फिडेंस देने का एक टूल है कि यस आई कैन डू दिस। दूसरी चीज़ है कि अगर मैं वो टेक्निकल इश्यूज रिजॉल्व करूँ और जो इस वेबसाइट का करंटली जो कीवर्ड्स हैं कि वो कीवर्ड्स जो 0.5% CTR दे रहे हैं, 0.6% CTR दे रहे हैं, अगर मैं इन कीवर्ड्स को प्रॉपरली रीऑप्टिमाइज करूं, इनके मेटास को थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखूं, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, H1 ऑफ द पेज, इन 3-4 चीज़ों को मैं अलाइन करूं प्रॉपरली। ठीक है। तो मुझे एक बूस्ट छोटा सा मिल सकता है। नंबर टू, जो टॉप के 20 पेजेस मुझे नजर आ रहे हैं, 20-30 पेजेस जो राइट नो मेजर ट्रैफिक या थोड़ी बहुत ट्रैफिक ला रहे हैं, या जिनके अक्रॉस CTR, अगर आप CTR पे क्लिक करेंगे ना तो आपको हर पेज का अलग से CTR नजर आएगा कि ये पेज कितने CTR पे है। तो मेरी हमेशा कोशिश होगी कि अगर 0.5% के अराउंड एक पेज है उसका CTR, तो मैं उसको 1% के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा कि मैं हर पेज को अगर 1% CTR पे लेके आ जाऊं, तो करंटली अगर एक पेज 0.5 CTR पे मुझे दे रहा है क्लिक्स, 50 क्लिक्स, 1% CTR का मतलब है कि वो पेज मुझे 190 क्लिक्स दे सकता है। ठीक है। तो नंबर वन, टेक्निकल इश्यूज को मैंने जज किया। नंबर टू, मैंने उसकी ऑन पेज को थोड़ा सा रीऑप्टिमाइज किया। और नंबर थ्री, अगर वो कलेक्शन पेजेस हैं तो 2-3 बैकलिंक्स, थोड़े से अच्छे वाले बैकलिंक्स मैं अगर इसको प्रोवाइड करूं, तो ये 3 चीज़ों का कम्बिनेशन मिल के इसकी बैकलिंक्स, इसकी डोमेन अथॉरिटी और उस पर्टिकुलर पेज की अथॉरिटी इंक्रीज करेंगे, जो उसको एवरेज पोजीशन 20-25 से 10-15 तक ले आएंगे। और अच्छे टाइटल्स, रीऑप्टिमाइज टाइटल्स उसको क्लिक करवाने में हेल्प आउट करेंगे। तो इस अच्छा तरीके कामरान से भाई, मेरा सपोज, click rate सॉरी टू इंटरप्शन कामरान भाई, यहाँ पे अगर सपोज करें वो क्लाइंट हमें कोई कंसोल का डाटा नहीं दे रहा, जस्ट हमारी ये कन्वर्सेशन चल रही है, ठीक है कामरान भाई, बढ़। क्योंकि कामरान भाई जरूरी नहीं है हर क्लाइंट आप पे ट्रस्ट करके आपको डायरेक्टली एक्सेस वगैरह दे दे या सब काइंड ऑफ ऑडिट करने की मतलब इजाजत दे दे, ठीक है ना कामरान भाई, अगर आप उसे ऑडिट पे कर लेते हैं प्रॉपरली, ठीक है, वो फिर करता है कि यार आप मेरी एक्सेस ले ले, आप ऑडिट करके दे, देन हम लेके प्रॉपरली एक पर्टिकुलर माइलस्टोन पे जाते हैं। समहाउ अगर हम लोग उसे जानते ही नहीं है, उसकी जस्ट एक ना, वो हमसे एक रफली आइडिया लेना चाह रहा है, तो हम लोग कामरान भाई फिर किस वे से हमें उसे KPI मैट्रिक्स या सम काइंड ऑफ एक स्टैट्स या एक माइलस्टोन दे सकते हैं कि यार हम लोग ये गोल अचीव कर लेंगे। यार वो तो फिर एक रफ स्टेज है। इस स्टेज पे मैं किसी को डाटा नहीं कुछ उस तरीके से प्रोवाइड कर सकता। मैं उसको पुरानी केस स्टडीज दिखा, जब मैक्स मैं उसके साथ करूंगा तो मैं उसको केस स्टडीज दिखा सकूंगा कि यार वी रिसेंटली वर्क विद दीज 3 क्लाइंट्स। इन 3 क्लाइंट्स के लिए, या ऐसे एक क्लाइंट फॉर एग्जांपल, लास्ट 3 मंथ्स में मैंने इनकी ट्रैफिक डबल की है, एंड दिस इज हाउ आई डिड दिस। ठीक है। एंड द सेम आई कैन डू दिस फॉर यू। लेकिन अगर वो क्लाइंट मुझसे कहे नहीं तुम गारंटी दो, तो फिर मैं उसको कहूंगा कि सॉरी, आई आई कांट गारंटी नंबर वन या पेज 1 पोजीशन। ठीक है। लेकिन उसको मैं अपनी मैक्सिमम केस स्टडी शो करके उसको करने की कोशिश करूंगा। मैं उसको कोई फिगर नहीं प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि इस तरह के क्लाइंट्स आपसे एक फिगर लेना चाह रहे होते हैं, और एक एक एस्टिमेट, एक गोल, एक माइलस्टोन, कुछ इस तरीके की चीज लेना चाह रहे होते हैं। तो हमने थोड़ा सा उसको थोड़ा सा एजुकेट करना होता है कि यार ये चीज इस तरीके से नहीं चलती, हम आपको डायरेक्टली कुछ नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। हाँ, एक चीज जो मैं अक्सर करता हूँ वो है कि जो वो है CRO, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी उसके साथ बातचीत कर सकता होता हूँ कि मैं उससे पूछ लेता हूँ यार कन्वर्सेशंस के अंदर कि व्हाट्स योर राइट कन्वर्जन रेट, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, और इस तरीके की क्या चीज चल रही है। और उसके करंट प्रोडक्ट पेज के लेआउट से मैं अंदाजा लगा रहा होता हूँ कि यार क्या इसकी इंप्रूवमेंट्स होने वाली हैं। और अगर थोड़ी सी मुझे नजर आता है तो मैं अपनी ही SEO कॉस्ट के अंदर थोड़ी सी CRO करवा लूंगा।
ये मेरी एक पर्सनल कम्युनिकेशन चल रही होती है अपने साथ फॉर द सेक ऑफ विनिंग द प्रोजेक्ट, यार थोड़ा सा इसका प्रोडक्ट पेज का लेआउट अगर बेहतर हो जाए, अच्छे तरीके से हो जाए, तो ये कन्वर्ट कर सकता है। तो मैं फिर उसको बता सकता हूँ कि मैं तुम्हारा रेवेन्यू विद इन 2 मंथ्स इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। और ये मेरी उसके अंदर चीजें होंगी। बट ही डोंट नो कि यार मैं उस करंट टाइम के अंदर किसी सीआरओ वाले पर्सन को ऐड करके इसके इसके पेज के लेआउट के ऊपर काम करवाऊंगा, जो कि मेरी करंट फील्ड के अंदर नहीं आता, लेकिन मैं वो प्रोजेक्ट विन करने के लिए ये चीज कर सकता हूँ। जी, थैंक यू सो मच कामरा भाई जी। अब कामरा भाई लास्ट आयशा का क्वेश्चन ले, और माशाल्लाह 1.5 घंटा हो गया है स्पॉन्सर्स ने आपको स्पीक करते हुए। जी आयशा, आप कामरा भाई आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। आई थिंक वो अवेलेबल है या फिर चली गई। ओके, पता नहीं। तो अ, अभी यहाँ पे नुमान भाई के लिए कामरान भाई मैं चीज ऐड करना, नुमान भाई और जो बाकी लोग ये क्वेश्चंस पूछ रहे अस्सलाम हैं ना वालेकुम। कामरान जी, अब वो आ गए, चल जी वालेकुम सलाम। सलाम। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह आपने बात की कि हम एज अ सोलो पर्सन क्लाइंट को मुख्तलिफ सर्विसेज भी ऑफर कर सकते हैं, लेकिन हमें अगर उन सर्विसेज के बारे में इतना डीपली नॉलेज नहीं है कि हम क्लाइंट के क्वेश्चंस का आंसर करके उसको सेटिस्फाई कर सकें, तो क्या हम इस केस में चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं उसके आंसर्स का उसके क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए? और सेकंड ये कि मेरे साथ जो कि ऐसा केस हो चुका है कि मुझे एक ऐसा क्लाइंट मिला जो कि मेरी स्किल से नहीं था, ठीक है। लेकिन मैंने उसको क्या किया कि मेरे पास एक सर थे, लाइक ग्रुप में कोई एडमिन थे वो, तो मैंने उनसे बात की उनके प्रोजेक्ट के बारे में कि क्लाइंट का ये प्रोजेक्ट है तो क्या आप उसको हैंडल कर लेंगे। उन्होंने स्टार्टिंग में तो कहा कि ठीक है हम 50% पे काम करते हैं तो मैं क्लाइंट का प्रोजेक्ट हैंडल कर लूंगा, लेकिन जिस तरह की मैंने क्लाइंट को उनके साथ डायरेक्ट कर दिया उनका कॉन्टेक्ट देके, उसके बाद क्या हुआ कि उस एडमिन ने मुझे रिप्लाई करना बंद कर दिया और वो क्लाइंट के साथ डायरेक्ट हो गया। तो मैं नहीं चाहती कि दोबारा मेरे साथ कोई ऐसा केस हो, तो इस तरह के क्लाइंट्स को हमें किस तरह से हैंडल करना चाहिए जबकि हम उसको वाली सर्विसेज या उसका वाला प्रोजेक्ट खुद से कंप्लीट नहीं कर सकते? ओके, इसके लिए इसमें सबसे पहली चीज है कि हमें वाई हमें ज़रूरत क्या है कि हम अपनी नीश से बाहर जाके किसी और प्रोजेक्ट को भी इंटरटेन करें, या हम अपने ही एग्जिस्टिंग क्लाइंट को फेसबुक एड, मैं एसईओ कर रहा हूँ, मुझे फेसबुक, मेरे क्लाइंट को फेसबुक एड्स चाहिए, उससे डिस्कस किया है। अगर मेरे पास कोई ट्रस्ट वर्दी बंदा राइट नो अवेलेबल नहीं है, तो मैं उसके ऊपर मैं उस पर नहीं जाऊँगा, ठीक है। ना ही मैं उसमें फिर ज़्यादा इंटरेस्ट लूँगा, ठीक है। दूसरी चीज़, फॉर एग्जांपल आप, हाँ, चैट जीपीटी आप यूज़ कर सकते हैं। चैट जीपीटी तो आप हमेशा इन सिनेरियोज के अंदर यूज़ करें कि यार चैट जीपीटी से आप डिफरेंट कन्वर्सेशंस करवा सकते हैं। उसको आप रोल दें कि यार तुम एक पोटेंशियल क्लाइंट बनो जिसको फेसबुक एड या एसईओ सर्विसेज चाहिए, एंड आस्क मी टफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, डिफरेंट सिनेरियोज के हिसाब से आप उससे क्वेश्चन पूछवा सकती हैं और वो आपको आंसर देगा, और आप उसके साथ ये भी कहें कि आल्सो रेट माई आंसर आउट ऑफ 10, ठीक है, और ओके। एंड आल्सो गिव मी समथिंग जो मेरे, अगर मेरा आंसर बैड है या ठीक नहीं है, तो द बेस्ट आई कैन डू कि उसको मैं कैसे उस आंसर को अच्छे से कर सकूं, वो खुद ही आपको साथ साथ उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करता जाएगा। दूसरी बात ओके। आ गई ट्रस्ट वाली बात। यस, वो ऐसी चीज है जहाँ पे आपने किसी ट्रस्ट वर्दी बंदे के साथ उसके ऊपर वर्किंग करनी है। और एक चीज इस पे मैं बिलीव करता हूँ कि आप अगर बात आती है ना ट्रस्ट करने में, तो यू मस्ट बी द फर्स्ट वन जो इस चीज को ऑप्ट करे कि हाँ ठीक है, आई विल डू दिस, ठीक है। फॉर ओके। एग्जांपल आपके पास कोई क्लाइंट आता है डेवलपमेंट का, और कोई सर थे जिन्होंने उसकी डेवलपमेंट खींच ली, आपको उसमें से शेयर नहीं दिया। दो चीजें जी चलती हैं, बिल्कुल। एक 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 ट्रेडिशनल सिस्टम है और एक नेचर का सिस्टम है, और नेचर का रूल सबके लिए कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपको उस चीज का रिवार्ड मिल जाएगा, लेटर ऑन मिल जाएगा, और जिसने वो पैसे खाए हैं, ठीक है, आपके एक तरह के, तो वो पैसे उसके हड़प हो जाएंगे या उसके कहीं जाया हो जाएंगे, कहीं ना कहीं नेचर उसको एडजस्ट कर देगी। इस चीज के ऊपर बिलीव जी। करते हुए आप एक गुडविल के तौर के ऊपर अपनी अपनी चीजों का, लेकिन ये नहीं कि आप हर बार आप गुडविल ही करती रहें, लेकिन आप सबसे पहले फाइंड आउट करें कि हु आर द बेस्ट वंस, उनको आप रीच आउट करें, उनसे अपनी डील्स पहले से तय करके रखें, डिस्कशंस तय करके रखें, और उससे पहले
अपने आप से करने वाला क्वेश्चन है कि इसकी जरूरत मुझे राइट नाउ क्यों है। ठीक है, ये 2-3 जी। चीजें मैं आपको सजेस्ट करूंगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरा एक एग्जिस्टिंग क्लाइंट है जो कि मेरे साथ लास्ट 6 to 7 मंथ से वर्क कर रहा है, लेकिन उसने एक प्राइस जो है वो फिक्स की हुई है कि मैंने इसी के ऊपर ही काम करना है और मैंने यही आपको पे करना है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं उसकी प्राइस को इंक्रीज करूँ। हम्म। तो मैं ये किस तरह से कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने 1-2 दफा उससे बात भी की है, लेकिन उसने साफ मना कर दिया कि मैं जो है वो आपको ज्यादा पे नहीं कर सकता। तो हम्म। मुझे इस तरह के क्लाइंट को किस तरह से हैंडल करना चाहिए? आपने उसको क्या रिजल्ट्स डिलीवर किए हैं? रिजल्ट से वो सेटिस्फाई है, और ये है कि उसने साफ ये भी कहा है कि वो मेरे साथ ही वर्क करना चाहता है, लेकिन वो प्राइस इंक्रीज नहीं करना चाहता। हम्म। तो इसमें सबसे पहला काम आप ये करें कि आपने उसके प्रोजेक्ट पे जो भी काम किया है आप उसकी एक अच्छी सी केस स्टडी बनाएं। ठीक है, जो मर्जी निश है आपकी, आप उसकी केस स्टडी बनाएं। उस केस स्टडी को लिंक्डइन पे भी पोस्ट करें। उस केस स्टडी के ऊपर एक अच्छी सी इंग्लिश में वीडियो भी बनाएं और अच्छे तरीके से ब्रांड नेम आप हाइड रखें इनिशियली। आपको ब्रांड जी। नेम्स हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। तो ब्रांड नेम्स को हाइड करते हुए आपने केस स्टडी अपनी बनानी है और उस केस स्टडी को आगे मार्केट करें। ये चीज आपको हेल्प आउट करेगी नया क्लाइंट विन करने में। द मोमेंट आप नया क्लाइंट विन करें, आप इनकी या तो छुट्टी करवा दें या फिर आप इनके साथ ही वर्किंग अपनी कंटिन्यू रख सकती हैं। किसी क्लाइंट को और अगर वो क्लाइंट पाकिस्तानी है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप उसको कह सकें कि यार, या आप उससे अपना जो प्राइस है वो इंक्रीज करवा सकें। जी, तो वो मैक्सी इटालियन क्लाइंट है। अच्छा, इटालियन है तो फिर वो बंदे का पुत्र होएगा मेरे ख्याल से। वो कर सकता है या कर देगा, मैं यूं ही एक्सपेक्ट फिलहाल करता हूँ। ठीक है, तो आप उसको जी, बता सकती हैं इंशाल्लाह। कि मैंने आपके प्रोजेक्ट में प्रीवियसली क्या, आपका प्रोजेक्ट किस जगह पे था, लास्ट 8 मंथ्स में मैंने ये वैल्यू आपके प्रोजेक्ट में ऐड की है, इतना रेवेन्यू ऐड किया है। और मुझे लगता है कि, जी। लेकिन ये डिस्कशन आपकी होगी जब आपके पास एक सेकंड क्लाइंट आ चुका होगा। एट जी। दैट मोमेंट आप उसके साथ ये डिस्कशन करिएगा कि मुझे लगता है कि आई एम नॉट बीइंग पेड फॉर माई डिजर्व, जो भी मेरा पार्ट बनता है। सो उसके जी। साथ आप एक फाइनल फिर वो बातचीत करेंगे। ठीक है, ओके जहाँ सर। पे आप फॉर एग्जांपल $200 पे आप रेट कर रहे हैं, आप उसको 300 पे लेके जाना चाहते हैं, आप उसको बताएंगे कि नेक्स्ट मंथ हम इस प्राइस के ऊपर काम कर सकते हैं, इस तरीके से। जी, ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। अच्छा कामरान भाई, यहाँ पे ना ऑडियंस के क्वेश्चंस को रैप आउट करें, क्योंकि यहाँ खत्म ही कोई नहीं होने, मुझे पता है इनका। तो जो भाई यार ये बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं ना कि कैटेगरी में इंटरनल लिंक कैसे करने हैं, 404 पेजेस हैं, 2000 वाले यूआरएल्स हैं, इनको इंडेक्स कैसे करना है, तो कामरान भाई के ऊपर ना ई कॉमर्स एसईओ रमजान सीरीज के ऊपर डिटेल इस पे राफे ने 3 सेशंस अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा कामरान भाई ने ऑन पेज सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं, सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग है। वहां पे खुद थोड़ी स्ट्रगल करें और खुद चीजें लर्न करें यार। ये सेशंस बेसिकली इंसाइट्स के लिए होते हैं, अगर आप कहीं पे हर्डल्स फेस कर रहे हैं, कुछ चीजें कर रहे हैं। अब बेसिक कंसेप्ट के लिए आपके पास इंटरनेट पड़ा हुआ है यार। तो इसीलिए मैं आप लोगों को 12 मरतबा कहा है, तो काइंडली वहां पे जाके आप लोग अपना नॉलेज गेट करें, और अगर कहीं पे प्रॉब्लम फेस करते हैं तो देन यहाँ पे आके शेयर किया करें। थैंक यू जी। कामरान हेलो भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। जी आवाज आ नुमान। रही है मेरी? जी 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 आ आ रही रही है। अच्छा, क्वेश्चन ये था कमरन भाई कि लेकिन शॉपिफाई एसईओ में अगर हम टेक्निकल एसईओ करें, उसकी टेक्निकल ऑडिट करें, तो टेक्निकल एसईओ कौन से राइज हो सकते हैं शॉपिफाई एसईओ में? क्योंकि शॉपिफाई एसईओ का जो साइट में तो वो बाय डिफॉल्ट जो है ना क्रिएट हुआ होता है, उसमें हम्म। सारी चीजें जो ब्लॉक होती है जो नेसेसरी नहीं है। तो टेक्निकल इशू कौन से आ सकते हैं शॉपिफाई एसईओ में अगर हम ऑडिट करें तो? यार उस पे तो बहुत बड़ा वो बनता है कि क्या क्या चीजें आ सकती हैं या नहीं आ सकती। तो इसका आंसर मैं दूंगा कि आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च कर लें राफी सलीम टेक्निकल एसईओ सेशंस। तो उस बंदे ने बड़े अच्छे तरीके से लाइव आके 5-6 घंटों के अंदर स्क्रीमिंग फ्रॉग को और विदाउट स्क्रीमिंग फ्रॉग कैसे आपने एरर्स फाइंड आउट करने हैं, टेक्निकल एरर्स, उसके ऊपर बड़ा डिटेल्ड एक सेशन दिया हुआ है, 3 सेशंस दिए हुए हैं। जी जी जी। तो वसीम भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, कामरान भाई इन्होंने अब इनको लें या ना लें ये नहीं जी यार, लेते ना, इतनी देर से तो वेट कर रहे हैं। मैं लगता है अहमद भाई थोड़ी रोटी खोल ली। नहीं कामरान भाई, दरअसल ना क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप भाई का टाइम और इतना कंज्यूम हो रहा है, और यहाँ पे ऑडियंस बहुत सारी बैठी हुई है, और उन्होंने आते ही रहना है कामरान भाई, क्योंकि ग्रुप के कोई अंदर बात। लिंक शेयर है, इसीलिए।
चलें जी, ये लास्ट क्वेश्चन है, ऐसे कर लेते हैं जी। जी वसीम जी। साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, सलाम। मेरा क्वेश्चन, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मुझे भी अंदाजा है कि अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। सिर्फ ये है कि ई कॉमर्स में हम अगर टॉपिकल अथॉरिटी या सिमेंटिक एसईओ प्रैक्टिसेस को, तो उसमें हम, क्योंकि हमारे पास आई थिंक मार्जिन बहुत कम होता है कि हमारे पास एक कैटेगरी है, और अगर हम ब्लॉग की तरफ जाएं तो अगर हम शू इंडस्ट्री को ले लें तो वहाँ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जिनके ब्लॉग्स वगैरह रैंक कर रहे हो। तो यहाँ पे अगर हम टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड अप करना चाहते हैं एक शॉपिफाई स्टोर के लिए, जैसे शू इंडस्ट्री को ले लें, तो इसमें बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी? किस तरह हम इसको, यानी कि जो मॉडर्न सिमेंटिकली इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं? बस ये क्वेश्चन था। ओके, सबसे पहला तो मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा कि आप माइक्रो उस पे जाएं, निश पे जाएं। शू एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। शू के अंदर बूट्स हैं, बूट्स के अंदर बहुत सारी टाइप्स हैं, नॉन बूट्स बहुत सारी टाइप्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने आप को कंपेटिटिव वर्ल्ड से बाहर निकालें। इन केस अगर आप चाहते हैं कि यार मैंने जाना ही जाना है, ठीक है, तो उसके लिए जो सिमेंटिक एसईओ के दो मैं इसको दो वेरिएंट्स में, दो चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। नंबर वन, सिमेंटिक एसईओ जो हर दूसरा एसईओ उठ के कहता है कि ये तो हम पहले से ही कर रहे थे और ये वही एसईओ है जो कि ऐसी है वैसी है, ठीक है। एक वो एसईओ है जिसको हम सारे सिमेंटिक एसईओ कहते हैं, रेलेवेंट कीवर्ड्स, रिलेटेड कीवर्ड्स, इन चीज़ों को कंटेंट में ऐड करके सेटिस्फाई हो जाना कि यस वी हैव डन द जॉब। और एक सिमेंटिक एसईओ की अप्रोच है जो कि कोरे ने आके शेयर की है। सो अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे राइट नाउ एट द मोमेंट कोरे के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके लिए मैं अभी की स्टेज पे एज अ स्टूडेंट हूँ। उस एसईओ, उस कॉन्सेप्ट को लेके, उस चीज़ को लेके, उस पर मैं राइट नाउ कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि हाँ जी बिल्कुल, अगर आप अपने आ जाते हैं प्रीवियस जो ट्रेडिशनली जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं उसके पे के ऊपर आप पूछेंगे, तो मैं आपको कहूँगा कि आपने पूरा अपना एक मैप को लेआउट करना है। फॉर एग्जांपल, आप एसईएमएस यूज़ करते हैं या पे एचरएफ यूज़ करते हैं, तो एग्जिस्टिंग जो कीवर्ड की क्वेरीज हैं वो टॉपिक्स वाइज आपने उन सारों को अरेंज करना है। उसके आपने डिटेल्ड क्लस्टर्स बनाने हैं, कौन से टॉपिक्स आपस में इंटरनली कनेक्ट हो रहे हैं, और वो पेरेंट टॉपिक कौन से है, उसके चाइल्ड टॉपिक कौन से हैं, उसके चाइल्ड टॉपिक कौन से हैं। एक पूरी आपकी एक फनल बनेगी पूरी ब्लॉग की। उस फनल को आप प्रैक्टिकली जब आप अपनी वेबसाइट पे एग्जीक्यूट करेंगे, तो दैट्स हाउ कि आप उसको उसको एक नेम दे सकते हैं, टेक्निक उसका टॉपिकल अथॉरिटी का। ठीक है। ऑलराइट। ओके, थैंक यू। थैंक यू। जी थैंक यू वसीम भाई, जज़ाकल्लाह खैर। जी कामरान भाई, तो कामरान भाई अभी सेशन जो कि एंड होने वाला है, तो कामरान भाई आपकी लास्ट एडवाइस जो आप सभी फ्रीलांसर्स इंक्लूडिंग मी एज अ बिगिनर्स हम लोगों को देना चाहते हैं, एक एडवाइस, तो क्या देना चाहेंगे? यार मैं कोई इतना सियाना बंदा तो हूँ कोई नहीं एडवाइस दूंगा, मुझे तो खुद एडवाइस की जरूरत है। तो एक चीज मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि अपने अपने टाइम टेबल्स के ऊपर वर्किंग करें, ठीक है। और अपनी जो फ्रीलांस रूटीन है उसको थोड़ा थोड़ा करके शिफ्ट करें टुवर्ड्स मॉर्निंग जोन्स। क्या आप अपनी जो हमारे टाइम की मॉर्निंग रूटीन है, आप उसको किसी तरीके से फॉलो करना स्टार्ट करें। रात की नींद लें, अच्छी नींद लें रात को टाइमली। आप 12 बजे भी, 11 बजे भी अगर आप सोते हैं और शाम को सुबह आप 4 बजे उठ भी जाते हैं, तो ये एक अच्छा आपको नींद का साइकिल मिलेगा इस दौरान, ठीक है। और अपनी एक्सरसाइज को लाजमी रखें अपने साथ, क्योंकि हम बैठते हैं सारा टाइम, बैठ के काम करते हैं। तो हमारी जो क्योंकि हम फर्स्ट एक तरह की जनरेशन होंगे जो इस फेज में से गुजर के बाहर आएंगे, और आफ्टर 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, जो करंट इंडस्ट्री के इस टाइम पे हीरो बने हुए हैं सारे, वो कोई एक घोड़ा पकड़ के फिर रहा होगा, तो कोई लैप पकड़ के फिर रहा होगा, और फिर वो लोगों को बता रहे होंगे कि बेटा तुमने यूं सुबह उठ जाना है तो शाम को सो जाना है। सो मैं ये रिकमेंड करूंगा सबको कि अपनी रूटीन्स जो है ना वो बेटर करें। जी, तो कामरान भाई थैंक यू सो मच, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आए, इंसाइट शेयर किए।
दिल से आप भाई के लिए दुआएं हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो ऑडियंस है, मैं आपको कामरान भाई के चैनल का लिंक ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। सो कामरान भाई जिन्होंने जो भी उनके क्वेश्चंस हैं, आप उनके चैनल में वीडियोस के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं और उनके वहां से नॉलेज गेट कर सकते हैं। माशाल्लाह मैंने भी वहां से बहुत कुछ लर्न किया है पर्सनली, ई कॉमर्स इंडस्ट्री में टेक्निकल मैंने वहां से स्टार्ट की। राफे को कामरान भाई ने इंट्रोड्यूस करवाया अपने चैनल के ऊपर, एंड देन वहां से मैंने स्टार्ट किया अपना लर्निंग फेजेस। सो नहीं भाई, कामरान भाई मैं नहीं किसी का लेता, राफे भाई की वो क्या नाम है, क्रेडिबिलिटी। नवाज, नहीं हाँ नहीं, राफे भाई का बड़ा पाना है कि वो जी जी। आए और आके उन्होंने चीजें की। मैं नहीं किसी का वो कहता कि मैंने इंट्रोड्यूस कराया, गड़बड़ हो जाएगी। नहीं नहीं कामरान भाई, मतलब समहाउ हमें तो नहीं ना पता था कि यार स्क्रीमिंग फ्रॉग इस तरह की टेक्निकलिटीज, क्योंकि यूट्यूब पे इस तरह का प्रीमियम कंटेंट नहीं कोई बंदा फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करता। तो ये आप भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हम हमारे लिए इतना काम किया और ये अपने इंसाइट्स दिए। तो कामरान भाई थैंक यू सो मच। अब करते हैं रैप आउट चैनल इस सेशंस को, और इस सेशन की रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह जल्दी चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएगी। आप कामरान भाई के ऊपर चैनल के ऊपर भी देख सकते हैं, हमारा चैनल है उसके ऊपर भी देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच कामरान भाई, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।